नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कल बिहार और आज मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों में और 2 दिनों में 2 बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी के आंतरिक झगड़ों की पोल खुल गई है। आप जानते हैं कि कल बिहार में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अभिषेक सिन्हा या अभिषेक बंटी, जिनको बंटी भी कहते थे, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और उनके बाद तुरंत ही नीरज सिन्हा को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं मध्य प्रदेश में तो कल की रात बीजेपी के लिए बेहद भारी पड़ी। दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ही उम्मीदवार होंगे, ऐसी सबको उम्मीद थी। बताया जा रहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस मिश्रा जी ने नामांकन फॉर्म भी ले लिया था। ओवर कॉन्फिडेंट थे, वो ओवर कॉन्फिडेंट थे, नामांकन के लिए नामांकन फॉर्म ले लिया, लेकिन हुआ ये कि उनको टिकट नहीं मिला और बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बना दिया। तो पूरे क्षेत्र में राजनीतिक उबाल आ गया। इस फैसले से नाराज पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने करीब 12 घंटे तक नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग A44 NH44 को जाम रखा, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस मामले में कांग्रेस ने किस तरह बीजेपी की कमजोरी की पोल खोली है, आइए जरा सुन लीजिए। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद में बवाल मचा हुआ है। सारा पदाधिकारियों के जो भाजपा के पदाधिकारी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चक्का जाम जैसी स्थिति वहाँ पे जो है कि बन रही है। कांग्रेस क्या कहेगी इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो चुनाव वहाँ से हारना है और कांग्रेस को जीतना है। जो लोकतंत्र की हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी ने माध्यम बनाया कोर्ट को। जो राजन भारती हमारे MLA थे, उनको बीच में जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक हटाया, उसका बदला दतिया की जनता लेगी। मैं समझता हूँ उस पूरे घटनाक्रम को अगर सही रूप से देखें तो आप देखोगे कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज ही कलेक्टर और SP प्रशासन की ये स्थिति है तो ये चुनाव कैसे करा पाएंगे? सबसे पहले कलेक्टर और SP को बदलना चाहिए, जो कानून व्यवस्था ने संभाल सकते हैं। ये आधार इस बात का कि दतिया की जनता देखें, समझे कि जिन्होंने लोकतंत्र को अलग अलग तरीके से धत्ता बताया, उसकी हत्या की, अब वो किस तरीके से गुंडागिर्दी के पार्ट प्रशासन बन रहा है, ये हम सब महसूस कर रहे हैं। और मैं निर्वाचन अधिकारियों से या भारतीय निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि SP और कलेक्टर को बदल देना चाहिए। तो सुन रहे थे आप, यहां पर साफ साफ क्या कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा के बारे में, बीजेपी के बारे में, बीजेपी में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में। जीतू पटवारी जो कांग्रेस के वहां चीफ हैं, यानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी। तो कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का बड़ा मौका मिला। हालांकि अब नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि वो अपने समर्थकों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। वो कह रहे हैं अपने समर्थकों को शांत कर देंगे। और क्या कुछ कहा है, जरा नरोत्तम मिश्रा को भी सुन लेते हैं, आइए सुनिए जरा। आशुतोष तिवारी जी को जो है टिकट दे दिया गया है पार्टी के द्वारा, और काफी जो है वहाँ के बीजेपी की पार्टी ने जो है सामूहिक रूप से जो है अपने बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जो है इस्तीफा देने का किया है, और वो काफी उपद्रव भी किया है। यानी उपद्रव नहीं करना चाहिए। जहाँ तक इस्तीफे की बात है, हम समझाएंगे, मनाएंगे, रास्ता निकल आएगा। आगे आप क्या चाहेंगे? अगर पार्टी में अगर मान लीजिए किसी के साथ, तो आप चुनाव प्रचार में रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे, जरूर रहेंगे। और जो उपद्रव हो रहा है उस पर नहीं, बात करेंगे। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी उनसे निवेदन किया है, लगातार मेरी बातचीत है, सब मान जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ही जो है दतिया में जीत कर आएगी। इसमें क्या बड़ा, ये कोई भी कह सकता है। कांग्रेस के लोग कांग्रेस ही कहेंगे, भाजपा वाले भाजपा की कहेंगे। ये तो चुनाव है। जीतू पटवारी जी ने ये भी कहा है कि दतिया के जो है वो पुलिस कलेक्टर और जो है उनको रेस्पॉन्स चेंज कर देना चाहिए, वो संभाल नहीं पा रही स्थिति है इसकी। चलता रहता है, सब समझ जाएगी, सबसे बात करेंगे, सब।
तो सुन रहे थे आप यहाँ पर मुस्कुराते हुए नरोत्तम मिश्रा जो बात कह रहे हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अंदर खाने इस मुस्कुराहट के पीछे भी बड़ी खामोशी और बहुत चिंता यहाँ इनके अंदर है। वो चिंता साफ इनके चेहरे पर देखी जा सकती है क्योंकि इनके टिकट को काट दिया गया। कभी ये मुख्यमंत्री के दावेदार होते थे, मध्य प्रदेश में गृह मंत्री थे, लेकिन आज इनका हाल ये हुआ कि विधायकी के लिए टिकट नहीं मिला। फिलहाल तो मामला शांत दिख रहा है, लेकिन सवाल बाकी है कि बीजेपी में ये अंदरूनी झगड़े क्या पहले से थे जो अब सतह पर आ गए हैं? क्या मोदी और शाह के युग में बीजेपी नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को दबाना अब आसान नहीं है? वैसे तो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दतिया की घटना पर कहा है कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र है और बीजेपी कार्यकर्ता बहुत अनुशासित है। एक बार जब हम उनसे बैठकर बात करेंगे तो सब साथ आ जाएंगे। मैं अभी कह सकता हूं कि आशुतोष तिवारी भारी अंतर से जीतेंगे। वहीं नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की नाराजगी से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि हम इसे संभाल लेंगे, ये हमारे लिए बहुत छोटी बात है, ये कह रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये छोटी सी बात थी तो फिर रात भर हंगामा क्यों होता रहा? NH-44 को 12 घंटे तक जाम क्यों रखा गया? तब इसे संभाला क्यों नहीं जा सका? ये बहुत सारे सवाल हैं। आपको बता दूं कि दतिया पर पिछले चुनाव में नरोत्तम मिश्रा दतिया के चुनाव में नरोत्तम मिश्रा हार गए थे। शायद इसी वजह से मोहन यादव उन्हें टिकट नहीं देना चाहते थे। और वहीं नरोत्तम मिश्रा को हराने वाले कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती को अप्रैल में दिल्ली की एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में 3 साल की सजा सुनाई, जिसके कारण नियमों के तहत उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई और ये सीट खाली हो गई। मगर अब क्या बीजेपी इस पर लौटेगी? बीजेपी इस सीट पर लौटेगी, मतलब बीजेपी इस सीट को जीत पाएगी? ये बड़ा सवाल है। आइए जरा बिहार चलते हैं। बिहार में भी बीजेपी ने प्रत्याशी तो बदला, लेकिन नीरज कुमार सिन्हा के बायोडाटा में बड़ी गड़बड़ी सामने आ गई। जरा बायोडाटा नीरज कुमार सिन्हा का ले आइए स्क्रीन पर, समझ में आ जाएगा आपको। नीरज कुमार सिन्हा की जन्मतिथि जो है ये देखिए जरा, जन्मतिथि 1 जुलाई 1994, 1 जुलाई 1994 इनके बायोडाटा में दिखाई गई है। और बीजेपी ज्वाइन करने का साल 2006, जरा और एक्सपोज कीजिए, समझ में आ जाएगा। जरा नीचे राजनीतिक यात्रा, ये 1 जुलाई राजनीतिक यात्रा, 2006 में भाजपा का प्राथमिक सदस्य बनते हैं। 1994 में पैदा हुआ बच्चा 2006 में कितने साल का होगा? 12 साल का होगा। तो क्या केवल 12 साल में नीरज कुमार सिन्हा ने बीजेपी ज्वाइन की? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल तो संशोधित बायोडाटा से बीजेपी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। संशोधित बायोडाटा क्या है? उसमें से इनकी जो ये भाजपा ज्वाइन करने की तारीख है उसे हटा दिया गया है। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में बीजेपी ऐसी कितनी चीज़ें हटाएगी? जैसे अभी मोदी के न्यूजीलैंड यात्रा पर एक पत्रकार ने सवाल किया कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले नॉर्वे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी यही सवाल उठे थे। न्यूजीलैंड में भारतीय राजदूत ने इस सवाल का जवाब दिया और जवाब दिया ये कि गांवों की जनता सीधे नरेंद्र मोदी से बात करना पसंद करती है, इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो तो सीधे गांव की जनता से बात करते हैं। ऐसे लचर तर्क से मोदी का बचाव होने की जगह और फंसाने वाला काम क्या नहीं होता है? कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ लिखा है इस पर, आइए जरा वो देखते हैं। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि न्यूजीलैंड के पत्रकार मोदी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? न्यूजीलैंड में भारत के राजदूत रुदेंद्र टंडन कह रहे हैं कि भारत के ज़्यादातर वोटर ग्रामीण इलाकों से हैं, वे सीधे संपर्क चाहते हैं, उन्हें ये पसंद नहीं कि कोई उन्हें नीची नज़र से देखे या उनसे बीच के लोगों यानी बिचौलियों के ज़रिए बात की जाए। अब यहाँ तर्क यानी लॉजिक, तर्क तो गायब ही हो गया। उसके बाद जवाबदेही भी चली गई। फिर लोकतंत्र की बारी आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सवाल पूछना, साफ जानकारी पाना, सरकारों को जवाबदेह ठहराना होता है। एक तरफा भाषण यानी मोनोलॉग जनता की पड़ताल या जांच परख का विकल्प नहीं हो सकते। यहाँ साफ साफ है कि ये जनता के विकल्प नहीं हो सकते, पड़ताल या जांच परख के विकल्प नहीं हो सकते जो मोनोलॉग आप कर रहे हैं। और उसमें भी देखिए राजदूत कैसा, टंडन साहब जो साफ साफ कह रहे हैं कि जनता ये पसंद नहीं करती, यानी जनता ये पसंद नहीं करती है कि नरेंद्र मोदी किसी पत्रकार से बात करें या पत्रकारों का जवाब दें। वाह टंडन जी वाह।
तो नजर आ रहा है कि बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फजीहत का शिकार हो रही है। इसी जंतर मंतर पर बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों का जुटान बढ़ता जा रहा है। आज केरल के पूर्व वित्त मंत्री के साथ साथ अभिनेता प्रकाश राज भी सोनम वांगचुक के साथ देने पहुंचे जंतर मंतर पर। वहीं वांगचुक ने खुद को गांधी या हीरो की तरह बताने पर कहा है। क्या कहा है जरा सुन लीजिए उनकी जुबानी। आज मेरे अनशन के 13वें दिन के खात्मे पर मैं कल की तरह ऊर्जा नहीं महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा थका महसूस कर रहा हूँ। खैर होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता था कि आप लोगों ने जो समर्थन दिया है इस आंदोलन को सोशल मीडिया पर। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं आप लोगों ने, मगर दो तरह के कमेंट्स जो बहुत आते हैं और जो मुझे बहुत चुभती हैं और दुखी करते हैं वो मैं आपको बताऊं। एक तो है कि यू आर द गांधी ऑफ 21st सेंचुरी, मॉडर्न गांधी। दूसरा, यू आर द रियल हीरो। ये दोनों बातें मुझे बहुत निराश करती हैं, क्योंकि जब आप किसी को एक पेडेस्टल पर चढ़ा के उसे हीरो बनाते हैं, उसे गांधी बनाते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप महान हो, हम तो बस आम लोग हैं, हमें तो ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। जबकि मैं सोचता हूँ कि मेरे अकेले के कुछ भी करने से कुछ नहीं बदलेगा। वैसे भी मैं बिल्कुल कोई गांधी नहीं हूँ, ये कहना चाहता था, न कोई हीरो हूँ। मैं आम नागरिक हूँ जिसने शायद यही फ़र्क हो कि अपने ज़िम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा और आगे कदम बढ़ाया उसे निभाने के लिए। यही मैं चाहता हूँ आप लोगों से भी। किसी और में हीरो न ढूंढिए, खुद अपने हीरो बनिए, अपने ज़िंदगी के हीरो बनिए और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाइए। शायद अभी आपके लिए ये आसान हो कि सोफ़े पर से बैठ के ऐसे कमेंट्स करना, क्योंकि शायद ये आप पर नहीं गुज़रा है जो इन 20 छात्रों पर गुज़रा है जिन्होंने अपनी जान दी। शायद अगर इनमें से कोई आपकी बहन, आपकी बेटी होती तो आप भी निकल के आए होते हमारे साथ, मगर उसकी इंतज़ार न कीजिएगा। खुद हीरो बनिए और आइए जुड़ने के लिए हमारे साथ। और हर दिन नहीं तो कम से कम रविवार, संडे को आप भी जुड़िएगा यहाँ जंतर मंतर पर। और एक दिन का, 13 दिन नहीं, एक दिन का अनशन आप भी रख सकते हैं। यहाँ नहीं आ सकते हैं तो जहाँ भी आप हैं वहाँ रख सकते हैं और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। वैसे ही 20 जुलाई को हमने कहा हम संसद चलेंगे अपने सांसदों को अपनी गुहार लगाने के लिए, तो उसमें तो आप आ सकते हैं 20 जुलाई को। हमारी तरह 24 दिन के भूखे ना आएँ, खा पी कर आएँ। याद रखिएगा, पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी हमें नागरिकता की। अपने हीरोज़ बनिएगा अपने ज़िंदगी के। जय हिंद। तो संदेश तो बहुत अच्छा है कि अपनी जिंदगी के हीरो खुद बने और एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। जनता तो लगातार किसी न किसी तरह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर ही रही है, लेकिन क्या अब वो गैर जिम्मेदार नेताओं और सरकार को सबक सिखाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। जंतर मंतर पर कैसे तनाव बढ़ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा ये कि आखिर कैसे बीजेपी के अंदर खाने बवाल मचा हुआ है, कैसे बीजेपी में होने वाली है बड़ी टूट, इस पर चर्चा करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ देखिए 4 वरिष्ठ साथी हैं। हमारे साथ अंशु नैथानी जी हैं। अंशु जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। और जयशंकर जी, आपका स्वागत है। उधर सीधे जंतर मंतर से हमारे साथी इकरार जुड़े हुए हैं। जंतर मंतर का सूरत हाल उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। जरा जल्दी से उधर ही चलते हैं, फिर स्वामी जी आपके पास आता हूँ। और इकरार, आज सैटरडे है, शनिवार का दिन है। 3 सप्ताह पूरे हो गए जंतर मंतर पे इस आंदोलन के। आज तीसरा सप्ताह पूरा, यानी 21 दिन पूरे हो गए। आज प्रकाश राज आए थे। लगातार फिल्म उद्योग से, सिविल सोसाइटी से,
लोग आ रहे हैं, राजनेताओं में से भी कुछ लोग पहुंचे वहां पे। ये सब कुछ पिछले 21 दिनों में हमने देखा है। आंदोलन में एक मुख्य भूमिका निभाते हुए सोनम वांगचुक नजर आते हैं, दूसरे नंबर पर उनका साथ देती हुई नेहा वोरा नजर आती हैं जो आयशा की हैं, और उनके साथी नजर आते हैं। दोनों के मंच अलग अलग हैं लेकिन हैं ये सब वहीं पे। आज क्या सूरत हाल है वहाँ का, कितनी भीड़ है, कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, जरा ये सब बताइए। राजीव जी देखिए, अगर हम बात करें आज तो बाकी दिनों के मुकाबले जो आज अगर भीड़ की बात करें तो भीड़ बहुत ज्यादा है बाकी दिनों के मुकाबले, क्योंकि जिस तरह से लगातार सोनम वांगचुक जो अपील कर रहे हैं लगातार। आपकी आवाज़ बहुत धीमी है, पीछे की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। आपकी आवाज़ कम आ रही है इकरार, और पीछे की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। अगर कोशिश कीजिए कि आपकी आवाज़ जी अब राजीव जी अब मेरी आवाज़ आ रही है, ठीक आ रही है पहले से थोड़ी। तो राजीव जी देखिए लगातार जी राजीव जी जिस तरह से लगातार जो बात की जा रही है, सोनम वांगचुक बार बार अपील कर रहे हैं, छात्रों से अपील कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। आज उस अपील का असर दिख रहा है। जंतर मंतर आज खचाखच भरा है। आज जंतर मंतर पर जो भीड़ है वो और दिनों के मुकाबले बहुत ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। वही लगातार जो है जैसे प्रकाश राज आए और तमाम जो नेता, पॉलिटिकल नेता के साथ साथ कल की अगर हम बात करें तो एक पंजाबी सिंगर है राजीव जी, उनका यूथ में बहुत अच्छा क्रेज है। वो यहाँ काका जिनका नाम है वो यहाँ पहुंचे थे जी, वो यहाँ पहुंचे थे। उनसे पहले जो रोडीज के जो रघु है वो यहाँ पहुंचे थे। तो इस तरह से ना सिर्फ पॉलिटिकल लोग बल्कि सामाजिक संगठन के और बॉलीवुड और जो तमाम साउथ के जो अगर टॉलीवुड जो कहते हैं वहाँ के लगातार नेताओं का यहाँ आना लगातार जारी है। वहीं कई वरिष्ठ जो और हम सामाजिक कार्यकर्ता का है उन लोगों का भी लगातार यहाँ आना जारी है। अब सब कुछ जो एक तरह से राजीव जी जो टिका है मामला, वो अब टिका है 20 जुलाई के लिए टिका है, क्योंकि लगातार मन से ये आग्रह किया जा रहा है बार बार। सोनम वांगचुक खुद आग्रह कर रहे हैं और अभिजीत दीप के खुद आग्रह कर रहे हैं कि 20 तारीख को आप सभी लोग जंतर मंतर पर जुटे और साथ में जो है एक संविधान की किताब आपके हाथ में होनी चाहिए और एक गुलाब का फूल हो। पुलिस चाहे आपको कितना भी उकसाए लेकिन हमने शांतिपूर्ण तरीके से वो मार्च करना है। वही दीप के ने आज एक बड़ी बात ये कही कि मैंने खुद सोनम सर की तबीयत जब बहुत ज्यादा खराब है तो मैंने उनसे कहा कि आप अनशन तोड़ दीजिए, हम आपके बिना अनशन के भी हम लोग प्रोटेस्ट को इसको जारी रखेंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सोनम वांगचुक उन्होंने मुझे डांट दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी अभी हिम्मत है, मैं 20 जुलाई तक अनशन कर सकता हूं और 20 जुलाई को हम देखेंगे जब पार्लियामेंट मार्च करेंगे उसके बाद हम देखते हैं कि आगे रणनीति क्या होगी। यानी लगातार राजीव जी 11 तारीख ये बताइए इकरार की सोनम वांगचुक से तो कहा जा रहा है कि आप अनशन तोड़ दीजिए, दीप के बोल रहे हैं, लेकिन नेहा से कौन बोल रहा है? नेहा से भी बोला जा रहा है या नहीं बोला जा रहा है? देखिए राजीव जी जो 6 लोग थे, अगर आयशा की अगर हम बात करें तो 6 में से 2 छात्रों की तबीयत खराब हो गई थी, जिनके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। एक छात्रा जो दानिश सबसे पहले जिनकी तबीयत खराब हुई थी, जिनका शुगर लेवल डाउन हो गया था, वो हॉस्पिटल से अब डिस्चार्ज हो गई है और उनकी तबीयत ठीक है। उन्होंने भी अपील की है कि आप यहाँ 20 जुलाई को आइए और हमारे प्रोटेस्ट में शामिल होइए। यानी लगातार जिन जिन छात्रों की तबीयत खराब हो रही है सभी लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। खुद प्रकाश राज जब आज आए थे तो वो नेहा से मिलकर गए हैं और बहुत अच्छे से उनकी जो है वो एक तरह से ट्यूनिंग थी। उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि देखिए सरकार वो सुनने वाली नहीं है, गूंगी बहरी सरकार है और आप लोग युवा हैं, आप लोगों की इस देश को जरूरत है, इसलिए आप इस सरकार के चक्कर में अपनी जान को खतरे में मत डालिए। यानी राजीव जी जो भी यहाँ लोग आ रहे हैं उन सबको एक बात तो कॉमन है कि उन्हें पता है कि ये सरकार जो है वो एक तरह से गूंगी बहरी सरकार है। छात्रों की तरफ से आंखें बंद कर ली है सरकार ने, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। 14 दिन जो है वो इस अनशन को भूख हड़ताल को होने जा रहे हैं। वहीं 21-22 दिन अगर हम कहें तो 22 दिन इसको जो है प्रदर्शन को हो रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा ना तो यहाँ आ रहा है, ना मीडिएशन की कोई कोशिश कर रहा है, ना किसी तरीके का कोई बयान आ रहा है। अगर बयान आ रहे हैं तो इनको निपटाने के बयान आ रहे हैं, इन अनशन को जो है उस तरह के जो नेताओं के बीजेपी के नेताओं के वो बयान आ रहे हैं। लेकिन अब राजीव जी इस प्रोटेस्ट में एक नई चीज वो दिखने को मिल रही है कि लगातार इनका समर्थन बढ़ता जा रहा है। जो पहले खाली सीजेपी के छात्रों से जुड़ा ये नीट के छात्रों से जुड़ा ये आंदोलन था, अब तमाम जो छात्र अभी दोपहर में जो है वो यूपीएससी से जुड़े छात्र एक बार फिर आए और पीसीएस के तमाम जो राज्यों की जो परीक्षाएं होती है
उनसे जो उनके जो छात्र हैं वो लगातार आए और मंच पर अपनी अपनी बातें रख रही है। यानी अब जो ये प्रोटेस्ट है राजीव जी, वो पूरी तरीके से 20 जुलाई को एक बड़ा जो है वो जो प्रोटेस्ट मार्च होने जा रहा है उस पर अब इसकी जो है नजरें वो टिक गई है। 20 जुलाई पे आप बने रहिए। 20 जुलाई पर टिकी हुई हैं नजरें, लेकिन 20 जुलाई में अभी 9 दिन का वक्त बाकी है। 9 दिन में क्या कुछ होता है वहां जंतर मंतर पर, इसको अभी देखेंगे, क्योंकि आज 13वां दिन और कह रहे हैं कि थोड़ा आज मैं डाउन हूं। सोनम वांगचुक कह रहे हैं 6 लोग जो उधर आयशा की चीफ नेहा बोरा के साथ थे उनमें से 2 हॉस्पिटलाइज हो चुके। नेहा की सुध लेने वाला कोई नहीं नजर आता यहां पे, क्योंकि एक साथ लगभग 25 लोग हैं। इकरार कितने लोग अभी अनशन पे हैं? लगभग राजीव जी, अब जो अगर अनशन की अगर हम बात करें तो क्रमिक अनशन को मिला के 22 से 23 छात्र हैं, 22 के आसपास है छात्र और युवा जो है, इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक। नहीं, उनको मिला के 23 के आसपास है। 23 है। चलिए 23 हो या 20 हो, अगर ये भी कर लें तो फिर आखिर चर्चा सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक की ही क्यों होनी चाहिए? चर्चा सबकी होनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है वहाँ जंतर मंतर से, क्योंकि आमरण अनशन पर सब बैठे हैं पहले दिन से और आज 14वां दिन 13वां दिन पूरा हुआ और ये गंभीर विषय है। और जो जैसा बता रहे हैं यहाँ इकरार की आखिर सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक पूछ परख के लिए, खोजबीन यहाँ करने के लिए, किसी ढंग से यहाँ मीडिएशन के लिए कोई नहीं आ रहा है। स्वामी जी, लेकिन सवाल यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ते हैं, जंतर मंतर को यहीं रखते हैं स्वामी जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बीजेपी के अंदर खाने में क्या चल रहा है उसको झांकने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ कल दतिया में बवाल मच गया। नरोत्तम मिश्रा ने अपनी ताकत दिखा दी कि देखो मुझे अगर टिकट नहीं दोगे, और अभी उनका बयान अभी आप सुन रहे थे, जिस ढंग से वो कुछ चबाते हुए मुस्कुराते हुए बयान दे रहे थे बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, वो साफ दिखाई दे रहा था कि हाँ हम तो हैं यहाँ। अब बीजेपी, ये जो बॉडी लैंग्वेज उनकी थी उससे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। क्या बीजेपी अब सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की पार्टी बच गई है, ये माना जाए? और अगर ऐसा है तो फिर क्या बिखरने वाली है बीजेपी, ये माना जाए? क्या कुछ आपको दिखाई देता है? मात्र 2 उपचुनाव, उसमें से एक जगह का टिकट जो है वो नरोत्तम मिश्रा को दतिया का टिकट न देके किसी और को दिया जाता है, और बिहार में बांकीपुर में एक टिकट देकर उसे वापस लिया जाता है, दूसरा दिया जाता है, उसमें भी बवाल, क्योंकि 12 साल में वो बंदा जो है कैंडिडेट वो बन जाता है बीजेपी का कार्यकर्ता। स्वामी जी, देखिए राजीव जी, जब इस प्रकार की सरकार होती है जो कि अधिनायकवाद पे बिलीव करती है, तो देखिए उसमें जब तक नेता स्ट्रांग होता है और स्ट्रक्चर पे उसकी धमक चलती है तब तक कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि ये माना जाता है कि पहले बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। लेकिन जब एक बार घंटी बंध जाती है तो उसके बाद सबकी हिम्मत खुल जाती है और एक एक करके सब वार करना शुरू कर देते हैं। देखिए राजीव जी, जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था, 69-73 की बात है, हमारे बनारस के अंदर एक बहुत बड़े दादा होते थे, पूरे काशी के अंदर उनकी धमक थी, उनका नाम था लल्लू सिंह। अच्छा, एक बार आप जानते हैं, अगर आप काशी गए होंगे, लंका चौराहे पे एक पहलवान लस्सी की दुकान हुआ करती थी, अब तो तोड़ के दूसरी जगह उन्होंने बना ली है। तो लल्लू सिंह आए, उन्होंने लस्सी मांगी और उसमें करीब 2-4 मिनट की लेट हो गई। तो अच्छा, लल्लू सिंह पहलवान को नहीं जानते थे, पहलवान लल्लू सिंह को नहीं जानते थे, पहलवान ने आए, उन्होंने लल्लू सिंह को उठा के पटक दी। अच्छा, उस दिन से, अच्छा बाद में जब बताया गया पहलवान को भाई ये तो लल्लू सिंह है, तो पहलवान की हालत खराब हो गई कि भाई मैंने लल्लू सिंह उठा के पटक दिया। लेकिन उस दिन से बनारस के अंदर लल्लू सिंह की दादागिरी खत्म हो गई। आप पिक्चरों में भी देखते हैं, आप पिक्चरों में देखते हैं कि 5-6 गुंडे आते हैं और पूरे गांव के 2-3 हजार लोगों को हड़काते हैं, लाठी लेके मार देंगे, पीट देंगे, और गांव वाले चुपचाप हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। लेकिन आप देखते हैं इंटरवल के बाद क्या होता है, जब गांव वालों की हिम्मत खुल जाती है और वो उठा के दौड़ाते हैं उन 5-6 गुंडों को, तो गुंडे कहीं भागते उनको नजर नहीं आते और उसके बाद गुंडों की दादागिरी खत्म हो जाती है। आपने शोले के अंदर भी यही देखा। देखिए, वास्तविकता में आज की तारीख में यही परिस्थिति बन रही है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग अप्रोच पे चलते हैं और दादागिरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चलाते हैं, जब तक आपकी दबंगई चलती है लोग डरे रहते हैं, लेकिन जिस दिन उनका डर खत्म हो जाता है उस दिन जो विलेन है वो बहुत बुरी तरह पिटता है और लास्ट
जब आप क्लाइमेक्स देखते हैं पिक्चर के अंदर, लास्ट 10 मिनट जब होते हैं, फिर विलन पिटता है इतना ज्यादा, और हीरो और उसके आसपास के लोग। तो देखिए आज भारतीय जनता पार्टी में वही हो रहा है। वरना आप सोचिए, दतिया के अंदर नरोत्तम मिश्रा की जो होम मिनिस्टर रहे भारतीय जनता पार्टी के, अच्छा ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि जो नरोत्तम मिश्रा हैं वो अमित शाह साहब के बड़े खासम खास हैं। इसका माने अमित शाह साहब जिनको माना जा रहा था कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अगर उनके खास आदमी का टिकट काट दिया गया तो पता चला कि साहब उसमें हैं जो मोहन यादव हैं, उन्होंने जो वहां पे नए व्यक्ति को, तिवारी जी को टिकट दिया है। तिवारी जी जीतेंगे नहीं तो तिवारी जी का भी राजनीतिक जीवन खत्म हो जाएगा और इनका भी, मिश्रा जी का भी जीवन खत्म हो जाएगा। वो अपने किसी आदमी को वहां फिट कर लेंगे। तो ये अब वहां पे हो गई है लास्ट मोमेंट पर कि अपने अपने लोगों को फिट करना। यही बांकीपुर के अंदर हुआ। भाई अब ये कह रहे हैं कि साहब उनके पारिवारिक इतिहास हमें नहीं पता था, इसलिए हमने गलती से टिकट दे दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपका सूचना तंत्र इतना कमजोर हो गया है कि जिसे आप कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं उसका आपको पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं पता, उनके पिताजी के बारे में नहीं पता, अच्छा उसके बाद वो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत कारणों से मैं छोड़ रहा हूं, तो वहां जाके नॉमिनेशन फाइल कर दिया 24 घंटे के अंदर व्रत कर। वहां जो है नितिन रमीन के बीच में और सम्राट चौधरी के बीच में युद्ध चला हुआ है। अभी तो आप देखिएगा राजस्थान में क्या होगा, जब वसुंधरा राजे भी तो चुपचाप बैठी हुई हैं। ये बिल्कुल कोई भी मानेगा कि राजस्थान के अंदर सबसे कद्दावर नेता अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई है तो वसुंधरा राजे है। ये भजन लाल शर्मा तो उनके सामने टिकते नहीं है। भजन लाल शर्मा तो पहली बार विधायक बने थे, 4 पिछले इलेक्शन में वो लड़े थे इंडिपेंडेंट और चौथे नंबर पे आए थे और जमानत जब्त हो गई थी। तो अमित शाह साहब ने बड़ी सुटेबली हर जगह पे कमजोर चीफ मिनिस्टर बिठा दिए हैं। केवल 2 स्टेट ऐसे हैं जहां स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर बीजेपी के हैं, एक वहां पे हैं महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ हैं। वरना सम्राट चौधरी, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये अपने बाकी शुभेंदु अधिकारी, बाकी झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, हरियाणा के, ये जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं आप जानते हैं कि इनकी जमीन पे कोई पकड़ नहीं है और इससे वो अमित शाह को चैलेंज नहीं कर सकती। केवल 2 स्टेट उन्हें चैलेंज कर सकती हैं, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। तो अभी तो देखिए युद्ध की शुरुआत है। अभी तो मेरे ख्याल से आपको अगले 1-2 महीने यही कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में सिर फुटबॉल शुरू हो गई है और जो राहुल गांधी ने कहा था कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी, मुझे लगता है क्योंकि सारी सूचनाएं जो राहुल गांधी को मिल रही है वो उनके राइवल कैंप से मिल रही हैं, हर स्टेट से राइवल कैंप से मिल रही हैं अंदर से, क्योंकि जो राइवल कैंप है वो भी भारतीय जनता पार्टी का है। वो सामने खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर सकता, लेकिन वो सारी सूचनाएं राहुल गांधी को दे रहा है कि यहां मारो वहां मारो। ये राम जन्मभूमि के अंदर भी चंदा चोरी जो खुली है, इसका भी कारण यही है कि सारी की सारी अयोध्या के अंदर जो टीम है वो केंद्र सरकार की है और ये योगी आदित्यनाथ ने सारी इंफॉर्मेशन देके इसीलिए कोर्ट में ये एप्लीकेशन डाली गई है। 10-15 दिन में आपको पता चल जाएगा, जांच सीबीआई को दे दी जाएगी जिससे केंद्र सरकार के अंदर जांच हो और उत्तर प्रदेश से हर चीज छीन ली जाए। युद्ध बहुत गंभीर है, बड़ी गंभीर अवस्था में पड़ रहा है। हम उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि पिक्चर का क्लाइमेक्स आए और उसके बाद विलेन की पिटाई हो। विलेन में कौन होगा इसको नहीं बताना चाहूंगा और हीरो जीते और हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग भी चर्चा में संविधान और लोकतंत्र को आसपास रख के ही चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे जिस पे बात होनी भी चाहिए। और ज़रा जल्दी से थोड़ा नाम ठीक कर लीजिए, अंशु जी का नाम ठीक कर लीजिए। और अंशु जी आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से। कैसे देखा जाए अंशु जी, पहले आपसे समझना चाहता हूं कि बीजेपी के अंदर खाने आपको क्या यहाँ कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है? अगर ये 2 उदाहरण अगर लें हम, जो दतिया का एग्जाम्पल है और पटना के बांकीपुर सीट का उदाहरण है, और कहा जा रहा है अब एक नई कहानी पटना के बांकीपुर से आई कि चूँकि जो पिछला कैंडिडेट था यानी अभिषेक सिन्हा, उनके पिताजी के तार जो हैं वो जुड़े हुए थे चारा घोटाला से। चारा घोटाला के सारे डॉक्यूमेंट्स थे प्रशांत किशोर के पास। प्रशांत किशोर भी वहाँ से कैंडिडेट हैं, उसमें इस कैंडिडेट को हार हो जाती, इसीलिए इसको हटा के नए कैंडिडेट को लाया गया। नया कैंडिडेट जो है वो जब आनन फानन में आया है तो उसकी कहानी कुछ और नज़र आ रही है। यानी चारों तरफ गड़बड़ घोटाला। डॉक्यूमेंट्स में ये क्या है आखिर बीजेपी के सामने? बीजेपी ने क्या ये मान लिया
लिया है कि हम कुछ भी लिख के दें, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हो, जनता जो है महामूर्ख है वो समझ लेगी, वो इस पर ध्यान नहीं देगी। जैसे 2006 में 12 साल की उम्र में नीरज कुमार सिन्हा जो आज का कैंडिडेट है वो बीजेपी का कार्यकर्ता बन जाता है, बीजेपी ऑफिशियली ज्वाइन कर लेता है। 1994 का पैदा हुआ और अब उसे 2026 में कैंडिडेट बना दिया जाता है। तो एक और वहां पे भी अभी बवाल अंदर खाने मचा हुआ। दूसरा, जब हम दतिया की बात करते हैं तो नरोत्तम मिश्रा कद्दावर जो मुख्यमंत्री का सपना देखते थे, अब नरोत्तम मिश्रा जी जिस ढंग से काजू खाते हुए बात कर रहे थे उससे तो साफ समझ में आता है कि आने वाले समय में ये आगे आगे देखिए होता है क्या। और कल रात में जिस ढंग से मध्य प्रदेश बीजेपी नरोत्तम मिश्रा का पूरा वो कुनबा जो है जिस ढंग से NH-44 को जाम करके रखा, सबके इस्तीफे हो गए, जिला स्तर के तमाम पदाधिकारियों के इस्तीफे हो गए, पार्षद से लेकर टॉप लेवल के पदाधिकारी तक सबके इस्तीफे हो गए। क्या माना जाए, ये ताश का महल जो है वो भड़बड़ा के गिरने वाला है, ये माना जाए, बड़ी टूट होने वाली है, या ये बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अमित शाह और मोदी की बीजेपी रह गई है। और न्यूजीलैंड में हमारे देश के राजदूत कहते हैं कि मोदी जी को गांव के लोग किसी तीसरे से बात करते हुए सुनना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए वो मीडिया के सामने नहीं आते, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते। ऐसे IAS ऑफिसर्स को 10-10 बार 100-100 बार कोटि सलाम। हम लोगों ने सीखा ही नहीं ऐसा, झूठ बोलो तो इतना सीना ठोक के। अंशु जी। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। बीजेपी में जो आज स्थिति पहुंच गई है वो ये चीज होती है एक तरीके से कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जब सत्ता का अहंकार इतना बढ़ जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इनका इतना अहंकार है कि इनको लगता है कि हम किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर देंगे, वो कोई भी हो, मतलब अगर वो कोई जानवर भी हो तो वो जीत जाएगा क्योंकि उसके पास बीजेपी का सिंबल है। तो ये जो इनका अहंकार है वो अब बिल्कुल खात्मे की तरफ है। और मैं बात पहले यहाँ पर बिहार की करना चाहूंगी, जो बिहार के आपने बताया कि जो सारा गड़बड़ झाला हुआ है कैंडिडेट का, तो पहली बार होगा कि 12 साल में बीजेपी की इतनी जग हंसाई हो रही है और उनके फैसलों का इतना मजाक उड़ रहा है कि जो अभी उनके जो नए ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने भाई एक कैंडिडेट को चुना था और उसका नॉमिनेशन को लेकर बहुत उन्होंने तस्वीरें पोस्ट की थी, खुशी जाहिर की थी, अपने मन का कैंडिडेट चुना था और उसके बाद रातों रात इस तरीके से उसे हटाना पड़ा और वो रोते रोते अपनी सफाई दे रहा था। उसके बाद जो दूसरा कैंडिडेट लाए उसको भी लेकर इतनी गलतियां सामने आ गई कि भाई 12 साल की उम्र में ही वो सदस्य बन जाता है बीजेपी का। मतलब एक तरीके से इन्होंने हंसी मजाक तो बनाया ही लिया है अपना, और जनता भी समझ रही है कि इनमें कोई सीरियसनेस नहीं है, केवल सत्ता के अहंकार के बल पर, क्योंकि इन्हें पता है कि ये कैसे चुनाव जीत रहे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो कैंडिडेट है, जो पहले कैंडिडेट जो हटे अभिषेक, उनकी जो वजह बताई जा रही है कि उनके माता पिता का जो आरजेडी में चारा घोटाले में नाम आने की बात थी, तो ये जो है बिहार में कई लोगों को ये तर्क जो है वो गले से नहीं उतर रहा है, क्योंकि भाई बीजेपी कहाँ परवाह करती है कि बड़े बड़े इनके यहाँ तो दागी लोग हैं, भाई चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये इतने बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं, वो हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात देखिए, चारा घोटाले की बात है तो जो जगन्नाथ मिश्रा के जो पुत्र हैं खुद यहाँ पर वो मंत्री हैं, तो वो उनके ऊपर उनसे बड़ा क्या कहा जाएगा जो चारा घोटाले के बिल्कुल प्रणेता माने गए हैं। तो इन लोगों को इससे परवाह नहीं होती है कि इनके लिए तो वो हैं दाग अच्छे हैं, दाग की परवाह तो बीजेपी कभी नहीं करती है। लेकिन अंदर खाने से जो पता चल रहा है, जो कि बिहार में मैंने लंबे समय तक रिपोर्टिंग की है, जो कई पत्रकारों का वहां पर ये बताना है कि कुछ ऐसी चीज है जो पहले जो कैंडिडेट थे उनके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत प्रशांत किशोर के हाथ में लगे हैं जो बहुत ही सेंसिटिव हैं। अगर वो जनता के सामने आ जाते हैं तो बीजेपी की छवि बिल्कुल ही मटिया मेट हो जाएगी और वहां पे चुनाव जीतना तो क्या, शायद उनकी जमानत उनके कैंडिडेट की जब्त हो जाए। कुछ ऐसी चीज है जो प्रशांत किशोर के हाथ में लगी हुई है, और वो कोई भी चीज हो सकती है भाई, आजकल तो ऐसे जमाना है, वीडियो है, सीडी है, बहुत तरीके की चीजें होती है, इस पर जाना तो ठीक नहीं होगा। लेकिन ऐसी बातें बिहार में, पटना में ये चीजों की चल रही है कि चारा घोटाला जो है वो कोई इतनी बड़ी वहां की बात नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि 12 वर्षों में जो बीजेपी में नहीं हुआ है
वो अब हो रहा है कि जो बहुत एक अनुशासन की बात करते थे कि भाई मोदी और शाह के कहे बिना कोई एक पत्ता नहीं हिल सकता, पार्टी के कोई कार्यकर्ता या नेता कुछ चू नहीं कर सकते, आज वो भी सर उठा रहे हैं। जिसको जो लग रहा है कि हमें सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, हमारे हिसाब से चीजें नहीं हो रही है, तो वो अपना विरोध भी कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये विरोध बढ़ेगा ही। जो दतिया जो आप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, जो उनका अहंकार बता रहा है। अभी तो मैं देख रही थी कि अहंकार की तो हद ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, जब उनसे टूटी हुई सड़कों के बारे में मीडिया पूछा है कि भाई ये सड़क इतनी टूटी हुई है, इस पे इतने समय से काम नहीं हुआ, आपकी सरकार है, तो वो कह रहे हैं आप बना लो सड़क, आप बना लो ना यहाँ पे सड़क आके, क्या है सड़क तो टूटती रहती है, बनती रहती है, आप बना लो सड़क। और वो इतना घमंड भरे लहजे में बोल रहे हैं। तो यही बात है कि सत्ता का अहंकार, सत्ता का नशा इनके सर पर चढ़ा हुआ है। और ये जब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और जब दूसरों को लगता है कि हमें उतनी मलाई खाने को नहीं मिल रही जितनी दूसरों को मिल रही है, तब आपस में ये सरकुटौवल की स्थिति बन जाती है। और इस तरह की जो स्थितियां हैं वो फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। तो आज बीजेपी भी अपने ऐसे संक्रमण काल से और अपने ही अंतर विरोधों से गुजर रही है। और तो आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री बाहर जा रहे हैं, जो आपने कहा कि न्यूजीलैंड में किस तरीके से, हम तो यही कहेंगे कि पूरे दुनिया में तो ये कहते हैं डंका पिट रहा है, डंका नहीं पिट रहा है, इस तरह से हमारा मजाक उड़ रहा है। विदेशी मीडिया कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं मोदी जी। तो जो हमारे अधिकारी हैं वहां पर विदेश सेवा के, मतलब ये समझ लीजिए जो विदेश सेवा में जो IFS, वो कौन लोग होते हैं, वो सबसे हमारे कहा जाए कि अच्छे माइंड्स होते हैं, मतलब वो टैलेंटेड और सबसे बेहतरीन जो लोग होते हैं वो इन सेवाओं में चुनकर जाते हैं। जब उनको ऐसे बचकाने तर्क देकर देश के शासनाध्यक्ष का बचाव करना पड़ता है, तो सोचिए उनके अंदर में क्या गुजरता होगा, वो कितनी स्ट्रगल करते होंगे कि हम किसी लॉजिकल मुद्दों का, बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं, स्टेट की कोई पॉलिसी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, दो देशों के बीच के कोई संबंधों की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। भाई जिसने देश में 12 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, तो फिर विदेश में जाके कैसे कर लेगा? तो उसके लिए तर्क गढ़ना, और ऐसे तर्क गढ़ना कि जो कन्विंसिंग लगे। मैं तो कह रही हूं, मुझे उनके ऊपर तरस आता है कि उनको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती होगी। और उनको तो ये पता है कि कैसे करेंगे मोदी जी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो विदेशी मीडिया है। वो तो ये सवाल पूछेगा नहीं कि आप भाई आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, आप जेब में बटुआ लेके चलते हैं कि नहीं चलते हैं, आप 18-18 घंटे आप काम कर लेते हैं, आप सोते नहीं हैं, आप थकते नहीं हैं। तो एक मौकरी जो है, एक मजाक जो है, वो बना के रख दिया गया है। और किस तरह से हमने देखा था भी कि गार्डियन अखबार में कैसी खबर छपी थी। अब तो विदेशी मीडिया खुल के हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे शासनाध्यक्ष का उन्होंने कहा कि मोदी जी को तो कोई अवार्ड मिले तो उसको मिलने की खबर सुनते ही वो तो दौड़े चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि हमारा जो एक विश्व गुरु अपने आप को कहने या बताने की बात है, वो केवल एक गुब्बारा है, और वो गुब्बारा अब फूट रहा है और लोगों पे ये जाहिर हो रहा है कि अंदर में कोई मेटल नहीं है। हमारे पहले भी नेता जाते थे, उन्हें इस तरह से इंडियन डायस्पोरा को जमा करके वहां ढोल पिटवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये एक दुखद स्थिति है जो आज पूरी तरीके से देश और विदेश सब जगह नजर आ रही है। और बीजेपी इस वक्त तक मैं कहूं कि खुद एक बहुत बड़े क्राइसिस से जूझ रही है और एक नेतृत्व का भी संकट मैं वहां पर खड़ा होता हुआ देख रही हूँ। जी बिल्कुल, एक संकट नेतृत्व का। और क्या नेतृत्व के इर्द गिर्द दो लोग ही नजर आते हैं, मोदी और अमित शाह। और अगर मोदी और अमित शाह हैं तो फिर दतिया में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ बवाल मच गया, रात भर बवाल मचा हुआ रहा। इकरार के पास आना चाहता हूँ जल्दी से, फिर जयशंकर जी आपके पास आता हूँ। इकरार, आज आप बता रहे थे कि अमूमन सैटरडे संडे भीड़ ज़्यादा होती है, आज सैटरडे है और तीसरा सप्ताह भीड़ ज़्यादा है, लेकिन ये भी बताइए कि कौन कौन से लोग आ रहे हैं। ज़रा मैं तस्वीर जो है नीचे की, यानी जो आने जाने वाले लोगों की तस्वीर देखना चाहता हूँ, आपसे समझना चाहता हूँ कि अब तक पिछले 3 सप्ताह में क्या कुछ हुआ है। क्या ये आंदोलन मजबूत हुआ है या कमज़ोर पड़ा है? क्योंकि 3 सप्ताह से लगातार आप इसे कवर कर रहे हैं, उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं। आज 3 सप्ताह हो गए पूरे।
जी देखिए, अगर हम बात करें इस आंदोलन की तो लगातार हम चर्चा करते हैं कि कई पार्ट में अगर इस आंदोलन की हम विश्लेषण करें तो बहुत अच्छी तरह से हम इसे समझ सकते हैं। पहला चरण रहा कि किस तरह से एक हफ्ते तक लगातार ये लोग यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे रहे, सीजेपी और तमाम जो इनके आइसा के जो और KYS जो छात्र संगठन है उनके लोग। उसके बाद सोनम वांगचुक आए, उन्होंने भूख हड़ताल की शुरुआत की, तो वो उस समय जो है वो आंदोलन एक अलग रूप में चला गया। यानी जब भूख हड़ताल की शुरुआत हुई सोनम वांगचुक के साथ जो लगातार आइसा के लोग बैठे और उनके साथ जो बाकी छात्र संगठन है उनके लोग लगातार यहाँ बैठे रहे, अनशन पर बैठे रहे। इसी तरीके से लगातार फिर एक पड़ाव अगर हम इनका देखें तो एक हफ्ते करीब 8 या 10 दिन बाद में जो एक अपील की गई कि अब जो यहाँ लोग बैठे वही नहीं, जो अपने घर पर भी लोग बैठे वो भी एक दिन का अनशन करें। और ऐसे लोग जो कि यहाँ इस अनशन स्थल पर आकर एक दिन का भी अनशन कर सकते हैं। तो वो इस आंदोलन का अगर हम बात करें तो तीसरा पड़ाव एक तरीके से हम उनको देखेंगे। और इसी पड़ाव के दौरान आपने देखा कि पहले जहां राजनीतिक पार्टियां यहाँ आने से बच रही थी, वहीं अगर तीसरे पड़ाव की जैसे शुरुआत हुई, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां, लेफ्ट के तमाम जो नेता, लेफ्ट की जितनी भी पार्टियां हैं उनके तमाम नेताओं ने जैसे आना शुरू किया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता है, जो शिवसेना के UBT के जो अरविंद सावंत है वो परसों आए। उसके साथ साथ NCP जो शरद पवार गुट है उनके जो नेता है वो यहाँ लगातार पहुंचना चालू है। उनके साथ साथ फिर उनके बाद लगातार जो सामाजिक संगठन के लोग जो तमाम जैसे योगेंद्र यादव से लेकर तमाम इस तरीके के लोग आए। TMC के 2 सांसद यहाँ आए, महुआ मोइत्रा आई और सागरिका घोष आई यहाँ पर। तो उसके बाद ये जो आंदोलन है ये एक बड़ा आंदोलन होने लगा, क्योंकि पहले जो CJP के जो अभिजीत दीपके थे उन पर बहुत ज्यादा जो है लोग खुलकर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये क्या आंदोलन है, किस तरीके का आंदोलन है। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे अपने पार्ट में आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे आंदोलन मजबूत होता रहा। और अब जब 20 जुलाई की घोषणा की है कि जो हम पार्लियामेंट मार्च करेंगे, उसके साथ साथ आज जिस तरीके से जो साउथ के जो एक्टर आए तो लगातार नॉर्थ ईस्ट साउथ, लगभग नॉर्थ ईस्ट की हमने कई बार चर्चा की युवतियां जो है वो यहाँ आकर पहुंची कि किस तरह से मणिपुर में जो है वो नरसंहार हो रहा है, तमाम तरीके की जो बातें हैं वो। तो ये एक मंच राजीव जी जो पहले नीट पेपर लीक से शुरू हुआ था वो लगातार और चीजों में जो है इसका आकार जो है वो बढ़ता गया। नीट पेपर लीक से शुरू हुआ, UPSC के छात्र यहाँ आए और SSC के छात्र यहाँ आए, या तमाम जो राज्य की PCH परीक्षा होती है उनके छात्र लगातार यहाँ आए। पुलिस भर्ती से जो छात्र परेशान थे वो यहाँ आए। तमाम तरीके के सरकारों पर आरोप लगे कि किस तरीके से पेपर बेचा जाता है। और वही हमने कल जिन महाराज से आपकी साधु से जिनसे बात कराई थी वो यहाँ चंदा चोरी को लेकर किस तरह से और क्या कह रहे थे कि अगर इस्तीफा नहीं दिया तो लाल किले के सामने गार्ड, आपने उनकी बात सुनी होगी। तो इस तरह से जो है ये आंदोलन लगातार अपना रूप बदलता जा रहा है। और जितना ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है राजीव जी, जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ही सरकार को ये परेशानी में ये डालता हुआ दिख रहा है। क्योंकि एक सवाल और है इकरार, ये बताइए कि जो लोग आ रहे हैं, चूंकि तीसरा हफ्ता अब बीत रहा है, तीसरा हफ्ता पूरा हो गया, बीतने पूरा हो गया, अब चौथे हफ्ता में कल से चौथे सप्ताह की तरफ ये आंदोलन बढ़ रहा है। जो लोग आ रहे हैं उनमें उत्साह की कमी या उत्साह में बढ़ोतरी क्या कुछ आप देख रहे हैं? क्योंकि होता यह है कि जब आप एक लंबे वक्त के साथ चलते हैं, आपके साथ कोई बातचीत करने वाला नहीं, कोई आता नहीं है सरकार की तरफ से, सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर खोजबीन के लिए नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो फिर एक निराशा भी झलकती है। क्या यहाँ पर कोई निराशा ऐसी दिखाई दी? बीच में हम लोग तस्वीर देख रहे हैं, प्रकाश राज आए, अभिनेता हैं, आए और इन्होंने मुलाकात जी नया से बात कर रहे हैं इस समय। हाँ। नहीं राजीव जी देखिए, हतोत्साहित वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम छात्रों से लगातार ये पूछ रहे हैं कि सरकार आपकी सुन नहीं रही है। 22 दिन आपको हो गए, 14 दिन भूख हड़ताल के हो गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। तो आप में कुछ फिर भी उत्साह, लेकिन लगातार जो छात्र हैं जो यहाँ न सिर्फ अनशन पर बैठे हैं राजीव जी, यहाँ जो लोग कुछ ऐसे छात्र हैं जो लगातार पहले दिन से यहाँ टिके हैं, उन छात्रों से जब हमने बात करी है, उन युवाओं से हमने जो बात की, तो उन युवाओं का अभी भी हौसले बुलंद है। उन्होंने कहा कि अगर 20 तारीख भी हल नहीं निकलता तो भी हम बैठे रहेंगे। कहा जब सोनम वांगचुक जो कि देश के वैज्ञानिक है, जो उनकी जिस तरीके की छवि है, उस तरीके के लोग अगर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, सरकार उनकी नहीं सुन रही है, तो हम जो है हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लगातार जो है वो सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, चाहे सरकार हमारी बातें सुने या नहीं सुने। वहीं नया से बार बार लोग ये जो तमाम छात्र हैं वो दीप्ति भी जाकर अपील कर रहे हैं कि जिनकी ज्यादा तबीयत खराब हो रही, जैसे उन्होंने सोनम वांगचुक से भी अपील की कि आप भी अपना अनशन खत्म कर लीजिए, धरना हम खत्म नहीं करेंगे, धरना
वरना हम ऐसे ही जारी रखेंगे, क्योंकि अगर आपको आपकी सेहत को कुछ हो गया तो हो सकता है इस आंदोलन की जो है वो दिशा बिगड़ जाए। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की, लेकिन सोनम ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं आंदोलन में मैं डटा रहूंगा, मैं भूख हड़ताल पर अपना डटा रहूंगा, मेरे अंदर अभी ऊर्जा है। जी राजीव जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। जरा और भी कुछ अपडेट्स के लिए आपके पास आता हूं जल्दी से, लेकिन इधर जयशंकर जी आपके पास आना चाहता हूं। जयशंकर जी, एक तरफ जंतर मंतर आप देख रहे हैं और उधर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला बहुत नाराज़ हैं। नाराज़ इसलिए हो गए क्योंकि इन लोगों ने जंतर मंतर पे 20 तारीख को अपने धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी थी। वो अनुमति 5 दिन हो गए, अभी तक मिली नहीं। 52 अलग अलग दलों को चिट्ठी लिखी जा चुकी है फारूक अब्दुल्ला की तरफ से। डिमांड वही है कि फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिले जम्मू कश्मीर को, जिसे भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि पूर्ण राज्य को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। केंद्र शासित राज्य को पूर्ण राज्य बनाया जाए ये तो बात समझ में आती है, लेकिन किसी को आधा कर दिया जाए पूर्ण से तो ये आधा अधूरा, तो ये कहानी है। इस पर वो नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और यहाँ जंतर मंतर पे जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है 20 तारीख से, उससे पहले पार्लियामेंट कूच करने की तैयारी है यहाँ जंतर मंतर की। और दूसरी तरफ आप बीजेपी के अंदर खाने जो है वो आप देख रहे हैं। तनाव बीजेपी के अंदर खाने क्या सचमुच ज़्यादा है? आपको क्या दिखाई देता है? जंतर मंतर पे क्या दिखाई दे रहा है 3 हफ्ते बीतते? राजीव जी, पहले जंतर मंतर से ही शुरू करें। तो देखिए, आपने शुरू में ही कह दिया ये सरकार गूंगी बहरी है, इसके ऊपर तो कोई असर पड़ता नहीं है, और चूंकि इसका डेमोक्रेटिक वैल्यूज से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप याद करिए कि 15 साल पहले इसी जंतर मंतर पे आंदोलन हुए थे, रामलीला मैदान में आमरण अनशन हुए थे, अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था। सरकार ने उसको अनुमति भी दी थी कि भाई ठीक है आप करिए। वहां पे 12वें दिन मतलब 11वें दिन संसद के अंदर एक तो मनमोहन सिंह ने उनके गिरते स्वास्थ्य पे चिंता व्यक्त की, फिर संसद के अंदर सदन में संकल्प पारित किया गया कि जो उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं उन मांगों को पर सहमति व्यक्त करती है संसद, इस तरह का संकल्प पास किया था। उसको गंभीरता से लिया था, चूंकि जनता का दबाव था। ठीक है, सरकार भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज में यकीन रखती थी। यहाँ 12 दिन क्या 14 दिन से ज्यादा तो सोनम वांगचुक को अनशन करते हुए हो गया। वो बच्ची नेहा है या उसके साथी है जिस तरह से अनशन कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से एक चपरासी तक नहीं गया होगा कि भाई पूछ ले कि हाँ साहब आप लोगों का क्या एजेंडा है, क्या मांगे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या इश्यूज है। तो ये फर्क है, बेसिक फर्क ये है क्योंकि ये फासिस्ट हैं और वो डेमोक्रेट थे। तो इसमें समझना होगा। अब यह है कि चूंकि देखिए इस आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये लोग शांतिपूर्ण हैं, अहिंसक हैं और विनम्र भी हैं। जिस तरह से हमने गिड़गिड़ाते हुए देखा अभिजीत दीपके को पुलिस वालों के सामने, साहब पानी पहुंचाने दीजिए, ये पहुंचाने दीजिए, करने दीजिए, तो पुलिस चाह करके भी उनके खिलाफ सख्ती, जब तक बहुत कड़ा आदेश न हो जाए पुलिस को, तब तक तो नहीं कर पाएगी, नहीं करेगी। उसका अंतर्मन जो भी है वो गवाही नहीं देता है। अब बाध्यताएं हो सकती हैं जब हो तो, लेकिन वो होने का मतलब है कि ये मामला और बढ़ेगा और फैलेगा। छात्र युवा आक्रोश जो है वो सिर्फ जो अभी जंतर मंतर पे सीमित संख्या में दिख रहा है, हो सकता है कि राज्यों में भी फैल जाए। इस बात का डर भी उनको है, और उनको ये भी लगता है कि साहब 20 जुलाई से जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है, तो उससे पहले कुछ ना कुछ तो हो जाए। लेकिन क्या हो जाए, इस सरकार में इस्तीफे तो होते नहीं हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर जो चर्चाएं चल रही हैं कि शायद वो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो और उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी को बैठा दिया जाए, नमस्कार कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए, या कुछ और जिम्मेदारी दे दी जाए। हालांकि कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान तो इस बात पे अड़े हैं कि हम इस्तीफा तभी देंगे जब हमको आप उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री आपको क्यों बनाएंगे, जो एक विवादित चेहरा है आपका यहाँ केंद्र सरकार में है, और वहाँ एक आदमी उनका है आदिवासी चेहरा है, वो काम कर रहा है। अच्छा, चूंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तो सुनियोजित रणनीति यही है ना कि इतने पिद्दी लोगों को राज्यों का नेतृत्व दे दो जो कभी सर उठा के बोल ही ना सके। वो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाएं, बल्कि हाँ से भी आगे बढ़ करके करें। आज उनको थोड़ा छूट भी दे दो, लेवरेज भी दे दो, कुछ
गलत सलत काम भी करें ताकि उनकी नब्ज भी हमारे हाथ में रहे। जैसे मोहन यादव हैं, उज्जैन के महाकाल के सबसे बड़े जमीन व्यापारी हो गए, उसके बावजूद कहाँ उन पर कभी किसी ने पूछा है क्या? तो लेकिन वो फाइल तो तैयार होगी ही होगी। हाँ, वो सही कह रहे थे वो हमारे अखिल स्वामी जी, भाई चूंकि आदित्यनाथ और हमारे जो महाराष्ट्र वाले हैं देवेंद्र फडणवीस, हाँ देवेंद्र फडणवीस जी हैं, हम लोग का नाम नहीं ले रहे थे, सो उन पर इनका बस नहीं चल पा रहा है। अमित शाह जी ने कोशिशें तो बहुत की, एक बार उनकी इच्छा के विरुद्ध एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनवा दिया था, फिर लेकिन बाद में वो उन्होंने असर्ट किया, अपनी दमदारी दिखाई और वो बन गए। योगी आदित्यनाथ तो डाल तो पात पात की लड़ाई वो भी जानते हैं, लड़ना जानते हैं, जब भी कभी कुछ करते हैं तो बाएं गली से निकल जाते हैं, तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप एक बात सोचिए कि जो जिस दिन कैबिनेट का पुनर्गठन होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या पुनर्गठन होगा, तो कुछ लोग हटेंगे और कुछ लोग जुड़ेंगे। तो जुड़ेंगे कौन लोग जुड़ेंगे? सबसे ज्यादा तो जिनको इन्होंने खरीद करके लाया हुआ है वो इनके सर पे बोझ बने हुए हैं। अब देखिए क्या हालत हो गई है कि 3 टीएमसी के लोग जो सांसद थे, एक तो त्रिपुरा की रहने वाली थी, वो उनके पिताजी संतोष मोहन देव, सुष्मिता देव जो हैं, बाद में सिलचर में भी, सिलचर और त्रिपुरा दोनों में उनका था, तो असम या त्रिपुरा से भी कह लीजिए, उनको ममता बनर्जी ने बड़प्पन दिखाते हुए बंगाल से राज्यसभा में भेज दिया था। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दिव्येंदु शेखर हैं या और एक है, इन लोगों के इस्तीफे के बाद और ज्वाइन किया बीजेपी ने, आज ज्वाइन किया और आज ही उनको टिकट मिल गया राज्यसभा का। तो जो भाजपा का काम कर रहे हैं 50 वर्षों से बंगाल में या अन्य राज्यों में, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। चलो ठीक है, ये तो किसी का टिकट काट करके नहीं दिया, इन्हीं की सीट थी, इन्हीं को दे दिया। लेकिन जिस दिन लोकसभा का चुनाव होगा, जिनको टीएमसी से शामिल कराए हैं एनडीए के माध्यम से, और बीजेपी में भी आएंगे ही आएंगे, उनको जब टिकट देंगे तो फिर पार्टी के अंदर क्या होगा। तो एक तो इस तरह की चिंताएं होने लगी। उत्तर प्रदेश में हमारे कई मित्र लोग हैं जो पूर्व सांसद हैं, उन लोगों की बातें होती हैं, कहते हैं साहब इन्होंने तो एकदम ऐसा बना दिया है पार्टी संगठन को कि कोई मतलब ही नहीं रह गया है। जिसको चाहे जहाँ चाहे उसको बिठा दे, जहाँ चाहे वहाँ कर दे, और कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। जो रोकने टोकने वाले थे सब विवादों में घिर गए हैं। अब नितिन गडकरी जी एथेनॉल को लेकर के और सड़कों पे गड्ढों को लेकर के परेशान है, टूटते हुए एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर के परेशान है। राजनाथ सिंह जी इसी में बूंदताड़े में लगे हुए हैं कि कैसे उस संसद को फेस करेंगे, क्योंकि जिस संसद में उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारा कोई जवान हताहत नहीं हुआ था, कोई हानि नहीं हुई थी, और वहां पे पता लगा उनकी सरकार ने 6 लोगों को वीर चक्र दिया, 6 लोगों की शहादत का सबूत दिया, तो उसका कैसे जवाब देंगे। तो इस तरह सबको तो इन्होंने इतना उलझा के रखा हुआ है कि कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रह गया है, और जो चाहे मनमाने ढंग से कर रहे हैं। बिहार का तो गजब का है। अंशु ठीक कह रही थी, मैं भी वही कहने वाला था। ये लोग बेशरम लोग हैं, और उनको जो शर्म आती है वो भी सिलेक्टिव होती है, शर्म भी सिलेक्टिव होती है। मतलब जो अभिषेक सिन्हा बंटी हैं, उनके पिताजी रविंद्र सिन्हा थे, चारा घोटाले में वो अफसर थे, तो उसके आधार पर इनका टिकट काटने की बात की जा रही है कि टिकट उनका रद्द कर दिया गया। लेकिन जगन्नाथ मिश्र जो सजा याफ्ता थे, जो चारा घोटाले में सजा प्राप्त कर चुके थे, उनके बेटे को लगातार एमएलए का टिकट दे रहे हैं, लगातार मंत्री बना रहे हैं अपनी सरकार में। और पहले तो नीतीश के कैंप में थे, वो अब तो इन्हीं के साथ ही है, इन्हीं की पार्टी में है, तो वो तो बने हुए हैं। इसके बाद वो जो अभिराम शर्मा थे, जगदीश शर्मा थे, इन सारे लोगों का इन्होंने किया ही था। ऐसे 1-2 लोग तो नहीं थे चारा घोटाले में। तो चूंकि मामला वहां कुछ और है, इसलिए उन्होंने इसे कर दिया। नरोत्तम मिश्रा का जो मामला है, नरोत्तम मिश्रा चूंकि बहुत अहंकारी, बहुत बड़ा बोलेपन के उस्ताद कहे जाए, या जो जितना बड़बोला करते थे, वो मध्य प्रदेश में मिनिस्टर गृह मंत्री थे, और अपने को मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक दावेदार भी मानते थे कि शिवराज अगर कहीं हटेंगे तो हम ही बनेंगे, क्योंकि तो चूंकि चुनाव हार गए थे, ऐसे भी कुछ बात नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब चूंकि अमित शाह जी को तो वहां ऐसे लोगों को रखना है जो एकदम जी हुजूरी करें। नरोत्तम मिश्रा भी जी हुजूरी करने में कोई कमी छोड़ेंगे ऐसा नहीं है, वहां लोकल लेवल पे जो भी बोलते रहे वो, लेकिन इन लोगों के तो जी हुजूरी करने को तैयार होंगे। लेकिन वो भी क्यों, इसलिए वो चाहिए उन लोगों को एकदम अंधानुसरण करने वाले लोग। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए उन्होंने आशुतोष कुमार तिवारी को दे दिया। अब जो बता रहे हैं लोग कि दतिया में अगर चुनाव आयोग खुल करके खेलने लग जाए भाजपा के पक्ष में,
तो कांग्रेस का उम्मीदवार वहां जीतेगा जीतेगा, कोई ताकत नहीं हरा सकती वहां पे। और अब तो नरोत्तम मिश्रा के लोग, भाई अब नरोत्तम मिश्रा के समर्थक अगर इस्तीफे दे रहे हैं और उपद्रव कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मिश्रा जी की अनुमति के या मर्जी के खिलाफ कोई ऐसा कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं से तो उनकी मर्जी होगी होगी। ये बात अमित शाह भी जानते होंगे, ये बात पार्टी के और लोग भी जानते होंगे। तो उनका कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा। और बांकीपुर का मामला है, मतलब आप बताइए कि नितिन नवीन जो आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका निजी मित्र बता करके अभिषेक सिन्हा को टिकट दिया था, भट्टी को टिकट दिया था। अब उनको उस समय नहीं मालूम था। तो कुछ ना कुछ तो है। बता रहे हैं लोग कि बांकीपुर जैसा इलाका जो भाजपा का राजनीतिक गढ़ कहा जाता रहा है, और भाजपा के लोग तो कहते थे यहाँ तो कुत्ते बिल्ली को भी टिकट दे देंगे तो वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन पता नहीं अब वो अभिषेक जी कुत्ता हुए कि बिल्ली हुए कि क्या हुए, लेकिन उनको तो आपने हटा दिया। अब आपने नीरज सिन्हा को टिकट दिया है। अब जो वहाँ के पत्रकार बता रहे हैं या लोग बता रहे हैं जो भी, कि अगर बीजेपी वहाँ जीतती भी है, किसी हालत में भी अगर जीत भी जाती है, तो सिर्फ इसके लिए विपक्ष के मतों का विभाजन ही जिम्मेदार हो सकता है। अगर विपक्ष के वोट नहीं बटे, एकजुट हो गए, तो हमको नहीं लगता है कि किसी हालत में भी बीजेपी अपने जो राजनीतिक गढ़ जिसको कहते हैं वहां पर भी चुनाव जीत पाएंगे। लेकिन खलबली अंदर है राजीव जी, खलबली है। आप इंतजार करिए, जिस दिन कैबिनेट का सफल होगा, भाई लोग सोच रहे हैं अंदर, उनके अंदर इस तरह की चर्चाएं होने लग गई हैं कि भाई जिस तरह के लोगों को ला ला करके पार्टी में भर रहे हैं, जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, वो कांग्रेसी युक्त भाजपा बना रहे हैं। सारे कांग्रेसी, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस में हो, चाहे एनसीपी में हो, चाहे किसी और जगह हो, सबको ला ला करके अपना कांग्रेस में और भाजपा के लोगों के ऊपर बिठा रहे हैं। तो उन लोगों को लग रहा कि हम लोग क्या इसीलिए टाट पट्टी बिछाते थे क्या, मंच इसीलिए सजाते थे क्या, जनसंघ से लेकर के दिए में तेल डाल रहे थे, आज भी वही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए कि लोग जिनके खिलाफ हम लड़ते थे उन्हीं को हमारे सर पे आप ले आके बचा रहे हैं। तो एक तो ये बातें हो रही हैं राजीव जी, इसलिए देखता है कि मानसून सत्र में इसका कुछ न कुछ तो इसकी अनुभूति सुनाई देगी। लेकिन अभी सरकार का पूरा ध्यान जो है, कंसंट्रेशन जो है, वो है कि कैसे हम अपने विवादित विधेयकों को पास कराएं, उसके लिए कैसे जोड़ तोड़ किया जाए। कभी शरद पवार जी पर उछाला जाता है कि वो आ रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग आ रहे हैं, कभी समाजवादी पार्टी के बारे में होता है, कभी किसी और दल के बारे में होता है, तोड़ जोड़ करके। हालांकि इस पर भी कुछ लोगों का कहना है कि भाई 361 सदस्य जरूरी होंगे जी। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक पास करना होगा तो मौजूद लोगों की संख्या नहीं, बल्कि जो वर्तमान लोकसभा है उस लोकसभा में जितने हैं, तो उसमें 361 सदस्यों का समर्थन, तो थोड़ा दूर की कौड़ी लग रही है। कभी लग रहा है कि डीएमके पे डोरे डाले जा रहे हैं कि डीएमके कुछ करते। ये मान कर चलते हैं कि जो हम कहेंगे सब लोग मान ही लेंगे। हालांकि डीएमके ने जिस तरह विरोध किया था, जिस बात के लिए विरोध किया था, अभी तक तो विरोध का पॉइंट कभी टूटा नहीं है। अब तो लग रहा है कि कहीं टीडीपी वाले ना इनके साथ ही कर दें, क्योंकि उनको तो लग रहा है ना कि अगर परिसीमन हो गया तो फिर आंध्र का क्या होगा। तो इस तरह की चीजें हैं, इनको फेस तो करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि चूंकि ये लोग रास्ता निकाल ले आते हैं, इनके साथ चुनाव आयोग है, इनके साथ मीडिया है, इनके साथ कारपोरेट है। आप सोचिए कि मतलब अन्ना हजारे के आंदोलन के समय हमारा नेशनल मीडिया क्या कर रहा था, जो सोकॉल्ड नेशनल मीडिया है या जो मुख्यधारा का मीडिया है, और आज का नेशनल मीडिया क्या कर रहा है, जो जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा है, जिस तरह के हो रहा है, तो इनकी क्या है। और दूसरा यह है कि जैसे 1 मिनट में कह दे रहा हूँ अपनी बात, कि जो न्यूजीलैंड में जिस तरह का सवाल इनके साथ पूछा गया ना, देखिए दुनिया बहुत बड़ी है और जहां भी जाएंगे इस तरह के सवाल तो आपका पीछा करते हुए रहेंगे ही रहेंगे। अब मीडिया कितना भी छिपाते रहिए। भाई ऑस्ट्रेलिया से फुटेज आने लग गए हैं ना, कि जहां पे इनके लिए स्वागत की सारी लड़ियां लगाई गई, सारा कुछ किया गया, वहीं से मोदी गो बैक के नारे भी लग रहे थे। हमारे नेशनल मीडिया ने नहीं दिखाया, यहाँ पे मुख्यधारा की मीडिया ने नहीं दिखाया था, लेकिन अब वो बातें छन छन के आ रही है ना। तो आप मन की बात सुना करके, एक तरफा जो हो अपना प्रवचन सुना करके यहाँ के लोगों को भरमा सकते हैं, लेकिन दुनिया के देश से उससे क्या लेना कि आप क्या मोरोला कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। भाई आप तो हमारे सवालों का जवाब दीजिएगा ना, क्योंकि हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ का राष्ट्रपति तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। और ये तो हमारे यही प्रधानमंत्री है ना जो कहते थे मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह बोलते ही नहीं है, जबकि मनमोहन सिंह से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हाल में किसी ने किया भी नहीं था। तो जब कभी विदेश जाते थे, लौटते समय, आने के बाद लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, संसद सत्र के पहले मीडिया के लोगों से बात करते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को कोई चिंता ही नहीं है। और जिस तरह के प्रधानमंत्री और जिस तरह के हमारे लोग हैं, उसी तरह के अब राजदूत भी बनने लग गए हैं। मतलब हालत ये हो गई है, जैसे अभी अंशु कह रही थी
बताइए, ये लोग सबसे अच्छे माइंड माने जाते हैं ना, IFS जो होते हैं सबसे अच्छे माइंड होते हैं, लेकिन इस तरह के वाहियात तर्क देंगे कोई हमारे राजदूत जो IFS अफसर होगा, इससे शर्मनाक बात का और क्या हो सकती है। आप दुनिया में जगहसाई कर रहे हैं भाई। न्यूजीलैंड के लोगों को तो पता है ना, वो पढ़े लिखे लोग ना हैं। आप हमारे यहाँ भी लोग हैं ना, अब खाली ग्रामीण लोग हैं नहीं, खाली आपके अंध समर्थक तो नहीं है, बाकी लोग तो जानना चाहते हैं ना कि आप भाई कर क्या रहे हैं, आप बताइए ना सही। तो लेकिन ये सवाल तो आपको मत्ते रहेंगे। अब ये है कि आज नहीं तो कल देश में भी यहाँ का भी लोग पूछना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे कहीं ना कहीं तो कुछ आ ही रहा। आपने देखा होगा पिछले दिनों ना कि जो गोदी मीडिया पे ही एक बड़े चैनल के ऊपर जो सबसे नंबर 1 चैनल कहा था कि वो बीजेपी के शोले के नाम से जो रील चल गई है, बिल्कुल गब्बर सिंह दिखाया गया, उसमें अमित शाह को गब्बर सिंह दिखाया गया। बहुत बहुत उसमें अमित शाह को गब्बर सिंह। जी जी जी। तो अब उस तरह का सवाल ये लोग भी मजबूर हो जाएंगे ना, जब हालात जब बदलने लग जाएंगे तो इनकी भी मजबूरी हो जाएगी कि कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा दिखाएंगे। जी राजीव जी, जल्दी से उधर जंतर मंतर चलते हैं, फिर स्वामी जी आपके पास, फिर अमलेंदु जी आपके पास आता हूं। और इकरार ज़रा ये बताइए कि इन 3 सप्ताह में एक सवाल और आपसे लेना था कि जो लोग अभी तक जो शुरुआती दौर में कोई चाय बांटने वाला, कोई खाना खिलाने वाला, ऐसे लोग जो स्वतःस्फूर्त आ रहे थे, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है या उनकी संख्या कम हुई है? यानी यहाँ सेवादारों की संख्या बढ़ी है या कमी हुई है, ये बताइए। दूसरी चीज़, शुरुआती दिनों में ये देखा गया कि कुछ लोगों को पुलिस जो है वो उसके घर पर जाती थी, कुछ एक चाय वाले को तो पकड़ के ले गई, 3 दिन बाद छोड़ी है, उसका इंटरव्यू भी आपने लिया था, इसी न्यूज़ पॉइंट में हमने दिखाया था। अब क्या है? और तीसरी चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कि जो AISF वाले वहाँ लाइब्रेरी लेकर बैठे थे बनाकर, कुछ किताबें बांट रहे थे, उनके साथ भी भगत सिंह की किताब को पुलिस ने और इनकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब, ये दोनों किताबों को फेंका था, पुलिस ने फेंकी थी। तो क्या अब सब कुछ ठीक है पिछले सप्ताह 2 सप्ताह में? पता है कि अब ये आंदोलन जो है, अब ये जो आंदोलन है वो एक तरह से पूरी तरीके से जो 4 चरण की मैं चर्चा बार बार कर रहा हूँ, तो अब क्या कर दिया कि पहले क्या था कि कोई भी अपना आके स्टॉल यहाँ लगा रहा था और अपनी जो सामान है जो भी अपनी मर्जी से लेकर आ रहा था वो यहाँ बांट रहा था। लेकिन अब वो केवल एक उस पे सीमित कर दिया। सीमित इसलिए कर दिया है क्योंकि उस समय वेस्टेज ज्यादा हो रही थी, क्योंकि लोग जो है वो बहुत सारे लोग जो है अपने अपने इच्छा से और अपनी मर्जी से खाना या तमाम फ्रूटी जो एनर्जी ड्रिंक है वो सब लेकर आ रहे थे। लेकिन अब जो जुनैद है, जो कि इनकी कोर कमेटी में भी है, जो कि गाजियाबाद के रहने वाले हैं, उनके घर भी जो पुलिस गई थी, लगातार छानबीन की जा रही, अब उनको यहाँ हेड बना दिया गया है खाना बांटने के लिए। तो जो भी अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी लेकर आ रहा है तो एक डेस्क बना दिया गया है, वो वहां पे संपर्क करता है और उसी संपर्क के आधार पर वो टाइम बताते हैं कि आपको किस समय यहाँ आना, किस समय आपको यहाँ खाना लाना है। यानी सुबह नाश्ते के लिए अलग लोग हैं और दोपहर में खाने के लिए अलग लोग हैं, उसके बाद जो 3-4 बजे जो चाय का टाइम है उस समय अलग लोग हैं, अभी शाम के समय अलग लोग हैं और रात के समय अलग लोग हैं। यानी जो पहले अलग अलग जो एक तरीके से काउंटर्स खुले थे, अब वो काउंटर सीधा एक में कर दिए हैं ताकि खाने की वेस्टेज ना हो। क्योंकि पहले ऐसा हो रहा था कि खाना ज्यादा आ रहा था, लोग कम थे, लेकिन अब जो है वो एक जगह से क्योंकि सीमित कर दिया है, तो अब लगातार जो लोगों को प्रॉपर जो है वो तरीके से खाना मिल रहा है, बैठ के खाना मिल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ लगातार वो कर रहा है। लगातार वो चाय वाला जो जिस युवक की हम बात कर रहे हैं, वो भी जो है वो आए थे, वो भी अपनी चाय यहाँ लेकर आते हैं और उसी जो एक पॉइंट बनाया गया है वहां से उनकी चाय भी है वो दी जा रही है। अभी उसने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था, जिसमें दीपिका ने भी उनको बधाई दी थी। यानी ऐसे लोग अपनी मर्जी से इस तरह से जो भी खाना या कुछ भी लेकर आ रहे हैं उनके लिए एक अलग से जो है वो स्टॉल लगा दिया गया। वहीं अगर मैं बात करूं राजीव जी की, कुछ ऐसे फेसेस हैं जो कि हमें पहले दिन से लगातार यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन रोज नए लोग भी यहाँ आ रहे हैं, इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। यानी ये जो है जो एक तरीके से ये आरोप लग रहा है कि कुछ 100, 200, 500 लोग ही, जैसे तमाम जो बाकी की मीडिया है जो वो बता रही है कि वो ही फिक्स लोग हैं, कुछ CJP के हो गए, कुछ ऐसा के हो गए या कुछ KYS के हो गए। लेकिन उनके अलावा हम रोज जो नोटिस कर रहे हैं, जैसा भी शाम का समय है, तो नए नए लोग जो है वो आ रहे हैं और वो भी एक ऐसा नहीं है कि एक अच्छे वर्ग के जिनको हम कह सकते हैं,
वो अपने बच्चों को साथ यहाँ ला रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं किस तरीके से ये आंदोलन है। और अधिकतर क्योंकि नीट और जेईई का ये आंदोलन है, तो उससे जो लोग जुड़े हैं वो राजीव जी वो बहुत अच्छे घर से ताल्लुक रखते हैं ऐसे स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, उनके रिलेटिव आ रहे हैं। तो लगातार जो है जैसा बाकी रैलियों में, बाकी धरनों में हम देखते हैं कि किस तरह से लोग जो बसें भर कर ले आते हैं, लेकिन यहाँ का क्राउड बिल्कुल अलग है और ये लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं, अपने खर्चे पे आ रहे हैं। लगातार जो है वो चाहे दिल्ली पुलिस लगातार रोके। वहीं जो लाइब्रेरी की बात थी, एक बार फिर झगड़ा हुआ राजीव जी, 2 दिन पहले फिर एसीपी ने उसी लाइब्रेरी को, जब क्योंकि बारिश हुई थी तो वो लोग अपना टेंट लगाने के लिए कैनोपी लेकर आ रहे थे। वो त्रिपाल का अलग मामला था, लेकिन कैनोपी लेकर आ रहे थे, वो अंदर दिल्ली पुलिस लाने नहीं दे रही थी। लेकिन उसके काफी वो फिर AISF के जो छात्र थे वो वही धरने पर बैठ गए उन कैनोपी के साथ ही कि अगर आप हमें अंदर नहीं जाने देंगे तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने परमिशन दी और उसके बाद वो लाइब्रेरी बदस्तूर जारी है। और राजीव जी, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि लगातार जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचार पढ़ रहे हैं, वो भगत सिंह के विचार पढ़ रहे हैं और तमाम जितने महापुरुष है, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके विचार लगातार जो छात्र, जो नई जनरेशन के छात्र है वो पढ़ रहे हैं। तो ये इस आंदोलन में देखने को मिल रहा है कि लगातार जो युवा है वो जो स्वतंत्रता सेनानी हो या हमारे देश के जितने भी वीर सपूत रहे हैं उनकी जो है जीवनियां पढ़ रहे हैं और जो है लगातार दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इकरार, बहुत बहुत शुक्रिया वहाँ की तमाम जानकारियों के लिए। इधर चलते हैं जल्दी से, स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूँ। स्वामी जी, जंतर मंतर 3 सप्ताह, इसको कैसे आप देखते हैं, आपका क्या आकलन है? मैं तो 20 तारीख की इंतजार कर रहा हूं और 3-4 पॉइंट्स में उसमें देखूंगा और उसके बाद मेरे को यह महसूस होगा कि ये किस दिशा में ये आंदोलन जा रहा है। पहली बात तो यह कि 20 तारीख को क्या ये लोग पार्लियामेंट हाउस तक मार्च करेंगे, उसमें कितने लोग होंगे? अगर 1500 लोग जो आज जंतर मंतर में बैठे हैं या 2000-3000 जितने भी हैं, लेकिन अगर उसमें बहुत ज्यादा भीड़ हुई, अगर उसमें 20,000 आदमी हो गया, तो मुझे लगेगा कि जो यहां पे सोनम वांगचुक, भूगताल बैठे हैं, अपनी जान को देने के लिए तैयार बैठे हैं, या नेहा जो बैठी हैं वो बेचारी अपनी जान देने को तैयार बैठी हैं, या बाकी बच्चे बैठे हैं, तो क्या जनता का वास्तविकता में सपोर्ट, अगर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो मुझे लगेगा कि आंदोलन सही दिशा में जा रहा है। अगर नहीं हुए, अगर इतने ही लोग हुए, तो इसका मतलब यह है कि दिशा बहुत बढ़िया नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैं ये भी देखना चाहूंगा कि जब ये आंदोलनकारी आगे बढ़ेंगे तो क्या इनको बैरिकेड से रोका जाएगा या इनको निर्बाध रूप से पार्लियामेंट हाउस तक जाने दिया जाएगा? क्योंकि बाकी तो वैसे आंदोलनों को बैरिकेड्स लगा के रोका जाता है, उसके बाद चढ़ने का लोग प्रयास करते हैं, फिर वहां पे एक आपस का झगड़ा होता है। फिर मैं उसके बाद देखूंगा कि जब ये लोग लौट के आएंगे तो क्या इनको जंतर मंतर में दोबारा घुसने दिया जाएगा? ये 3 घटनाओं से फिर निष्कर्ष निकालना आसान होगा, क्योंकि देखिए अभी तो मुझे लग रहा है कि आंदोलन चल रहा है, जैसे इकरार बता रहे हैं, विस्तृत होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। बच्चों की बात मांग ली जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं है ढीठ सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देगी। अब तो नए नए मंत्री हैं, उनके कारनामे खुल रहे हैं, नितिन गडकरी का खुल रहा है, सारे मंत्रियों का खुल रहा है, लेकिन 20 तारीख निर्णायक दिन है कि ये कितने लोग वहां पे जाएंगे पार्लियामेंट हाउस में, क्या इनको रोका जाएगा, और उसके बाद कितने ये वापस आएंगे तो क्या इनको दोबारा बैठने दिया जाएगा? क्योंकि जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके हिसाब से इनकी अनुमति खत्म हो गई है। फिर जो आपने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 20 तारीख को बैठना चाह रही थी, उनको अभी तक अनुमति नहीं मिली है। तो अगर JNK को वहां के लोगों को अनुमति नहीं मिलती है और जंतर मंतर में ये लोग लौट के वापस आ जाते हैं, तो मेरा एक निर्णय होगा। अगर NC वाले आ जाते हैं और ये जंतर मंतर छोड़ के जाते हैं, फिर वापस इनको नहीं घुसने दिया जाएगा, दूसरा निर्णय होगा। बैरिकेड से इनको रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा, मेरा तब निर्णय होगा। तो मैं तो अभी देखिए बिल्कुल शांति से बैठ के देख रहा हूं, ये बच्चे जुझारू हैं, लड़ रहे हैं, अच्छे कॉज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार में जैसे अभी इकरार बता रहे थे कि बाहर वो लोग तंबू लेके आ रहे थे, उनको नहीं आने दिया गया, फिर वो धरने बैठ गए, फिर उनको आने दिया गया। मेरे ख्याल से इतनी सहिष्णु पुलिस मैं पहली बार अपने जीवन में देख रहा हूं। जी, ये सवाल तो पैदा होता है कि इतनी सहिष्णु पुलिस पहली बार, वो भी दिल्ली पुलिस। बात तो आप सही कह रहे हैं स्वामी जी, वो भी दिल्ली पुलिस। अमलेंदु जी, यहाँ जंतर मंतर से लेकर दतिया तक सूरत हाल क्या है? क्या भाजपा में होने वाली है बड़ी टूट? राजीव जी, अब देखिए भाजपा में टूट तो मतलब अंदरूनी तौर पर तो दिखाई लगने लगी है और सतह पर भी आने लगी है।
और हम इस पर भी चर्चा करेंगे भाजपा में किस तरीके से टूट सतह पर दिखाई पड़ रही है और अब क्यों रोके नहीं रुकेगी, जो परिस्थितियां बन रही हैं वो टूट रोके क्यों नहीं रुकेगी और ये और ज़्यादा टूट चौड़ी होती चली जाएगी। लेकिन राजीव जी, एक तो जो सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं, आज उनका 14वां दिन है आमरण अनशन पे। नेहा का भी आज 14वां दिन है। 4 और छात्रों का आज अनशन पे 14वां दिन है। एक तो राजीव जी जो डॉक्टरों की राय है, कई डॉक्टर्स को मैंने देखा वो अपील भी कर रहे हैं, वो ये है कि अभी जो 14 दिन से लगातार लोग बैठे हुए हैं, अब इनका कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब अपील ये करनी चाहिए कि ये गूंगी बहरी सरकार ये नहीं सुनेगी आपकी, चाहे मांग कुछ भी हो। लेकिन अब सोनम वांगचुक तो कह रहे हैं कि वो अभी 10 दिन और बैठ लेंगे, उनके शरीर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन राजीव जी, इसके दुष्परिणाम जो हैं वो शरीर पर आने वाले कई वर्षों तक रहेंगे। और खासतौर से नेहा के लिए ज़्यादा जरूरी है कि उनका अनशन तुड़वाया जाए, और वो इसलिए तुड़वाया जाए राजीव जी कि नेहा अभी युवा हैं और उनको बहुत लंबा आगे संघर्ष भी करना है, और जो उनकी प्रतिभा है उस प्रतिभा का देश की राजनीति में सही इस्तेमाल होना चाहिए। और इस एक छोटे से कॉज के लिए, एक भ्रष्ट मंत्री के इस्तीफे के लिए हमें अपने छात्रों नौजवानों की जिंदगियां जो हैं वो इस तरीके से खतरे में नहीं डालनी चाहिए। राजीव जी, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, बाकी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो उनका मत हो सकता है, जो भी कुछ हो। राजीव जी, तो खतरे जो है वो बहुत ज्यादा हैं, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ज्यादा इन छात्रों की जिंदगियां जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना अभी राजीव जी मंच पर 21 लोगों की लगी हुई है, हो सकता है ये और ज्यादा बढ़ जाए, उसमें आंदोलनकारियों के भी कुछ फिर चित्र लग जाए, तो ये एक अच्छी स्थिति मुझे लगता है नहीं होगी। दूसरा राजीव जी, जो आंदोलन की स्थिति है उसको देखते हुए 2 पक्ष हैं उसके। सोनम वांगचुक के आमरण अनशन में कूदने के बाद एक तरह से कहा जाए तो ग्लैमराइज तो हुआ ये आंदोलन, लेकिन उस ग्लैमराइज के साथ साथ ये भी कह सकते हैं आप कि अब वो छात्रों का आंदोलन था वो पीछे छूट गया, सोनम वांगचुक आगे आ गए। और जैसा आपने भी कहा कि जो लोग आ रहे हैं वो सोनम वांगचुक के पास तो जा रहे हैं, मंच पर तो जा रहे हैं, क्या नेहा के पास भी जा रहा है? कोई नेहा से भी कुछ कहा जा रहा है? तो राजीव जी, जो खबरें और जो सब कुछ कवरेज मिल रहा है वो सोनम वांगचुक को ही मिल रहा है। बाकी अब नेहा भी बैठी हुई है, तो कोई अगर प्रकाश राज टाइप के लोग चले जाते हैं तो उनसे भी मिल लेते तो वो चीजें भी आ जाती हैं, लेकिन वो उस तरीके से कवरेज नहीं आ पा रही। तो ये राजीव जी एक दूसरा पक्ष है। तो दोनों पक्ष इसके एक तरीके से हैं। अगर नहीं आते प्रकाश राज तो राजीव जी अकेले आईसा वाले, आईएसएफ वाले और एसएफआई वाले ये सब जो थे इस आंदोलन को आगे खींचते रहते। और अगर ये मतलब सोनम वांगचुक अगर नहीं होते, और अगर सोनम वांगचुक आए हैं तो इसको कवरेज भी मतलब जहां तक है वो मिल रहा है। तो ये इसके 2 पक्ष हैं। अब 20 तारीख को राजीव जी क्या होगा? अभी तो 20 तारीख बहुत दूर है। 20 तारीख तक तो राजीव जी ये लोग इस स्थिति में होंगे कि नहीं होंगे, क्या आप आमरण अनशन पर बैठे हैं कि नहीं रहे, बहुत बड़ा सवाल है। तो उसके बाद जो परिस्थितियां बनेंगी वो देखा जाएगा। लेकिन राजीव जी, अगर कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई अनहोनी होती है, तो सरकार के खिलाफ रोष बढ़ेगा, वो कम होने वाला किसी हाल में नहीं होगा। तो सरकार अगर सोचती है कि यहाँ जो अनशन पे लोग बैठे हुए सब स्वामी सानंद बन जाएंगे और मोदी जी एक ट्वीट करके जो पल्ला झाड़ लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये स्थितियां जो है फिर खराब होंगी। फिर अभी तक तो कोई नेपाल और बांग्लादेश की बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन तब राजीव जी परिस्थितियां खराब भी हो सकती हैं। देश उस तरफ भी बढ़ सकता है कि अगर किसी छात्र के साथ कुछ इस तरीके की अनहोनी होती है। तो राजीव जी ये इसका एक पक्ष है। दूसरा राजीव जी, जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र, चेहरा और राजनीतिक शुचिता ये सब जो सामने आ रही है, अब इस पर तो सवाल उठते चले आ रहे हैं कि क्या आरएसएस की शाखाओं में इसी तरीके का प्रशिक्षण दिए जाते हैं, इसी तरीके का चरित्र निर्माण होता है? जो चरित्र निर्माण हम राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से लेकर उज्जैन के महाकाल में जमीनों के घोटाले तक देख रहे हैं, और दतिया से में जो जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, तो क्या आरएसएस ने अपनी शाखाओं में यही चाल चरित्र का निर्माण किया है? क्या आरएसएस जो दावा करता है राष्ट्र निर्माण का, तो राष्ट्र निर्माण में ऐसे ही स्वयंसेवक तैयार किए जाते हैं जो 12-12 घंटे जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम रखते हैं? एसएसपी साहब जो हैं वो बयान देकर कह रहे हैं कि वो खुद घायल हुए हैं, एडिशनल एसपी घायल हुए हैं, 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, और पुलिस पे जो है वो हमले हुए हैं। ये एसएसपी साहब का बयान है। तो अगर इस तरीके का चरित्र निर्माण किया जाता है तो भाई ये ऐसा चरित्र निर्माण तो नहीं करना चाहिए आरएसएस को। तो ये राजीव जी उनके ऊपर सवाल है। लेकिन इसके जरिए एक संदेश और साफ तौर पर जा रहा है। अब वो साफ संदेश ये है कि अब किसी भी हाल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पर्ची वाला खेल जो है
वो अब ज्यादा नहीं चल पाएगा राजीव जी, ये एक तरीके से समझा जा सकता है। क्योंकि पर्चियों के जरिए आप जिस तरीके के लोगों को लेकर आते हैं और आप अपनी जो लीडरशिप है उसको आप खत्म करना चाहते हैं और आप अपने गुलाम टाइप के लोगों को जो लेकर आना चाहते हैं, तो वो अब आपका कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर रहा। राजीव जी, दिन में हम लोगों ने कई कार्यकर्ताओं के वहां के लोगों की सुनाई थी। आपको एक वहां के मंडल अध्यक्ष थे, वो कह रहे थे मैंने ये जो जिसको टिकट दिया गया है इसको मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी कार्यक्रम में नहीं देखा बीजेपी के, और इसको टिकट दे दिया गया है। तो जो पर्ची से निकलने वाला खेल है राजीव जी, उस पर्ची से निकलने वाले खेल के खिलाफ अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस तरीके से रोष जता रहे हैं। अब ये बात सिर्फ दतिया तक रहेगी या डॉक्टर मोहन यादव की जो पर्ची से निकली हुई कुर्सी है उस तक भी पहुंचेगी राजीव जी, या भजनलाल शर्मा की जो पर्ची से निकली हुई कुर्सी है, जो अपनी उप मुख्यमंत्री को भी बता रहे थे कि वो मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी जी, उनका खूब वायरल हुआ वो, तो उनकी कुर्सी तक पहुंचेगी। और आपने जिनका नाम लिया राजीव जी, जो धर्मेंद्र यादव की जगह जो वहाँ कि अगर उनको बना दिया जाए तो उनका अपना आदिवासी चेहरा है, मांझी साहब जो है उड़ीसा में, तो क्या ये पर्ची से निकलना, तो पर्ची का खेल राजीव जी जो है ये इसके ऊपर संकट गहरा जाएगा। ये राजीव जी एक संकेत ये देता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर तो कब्जा कर चुके हैं और सब कुछ हो चुका है, लेकिन कब्जे के बावजूद अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह कमजोर पड़ने लगे हैं। और कमजोर इसलिए पड़ने लगे हैं कि चूंकि आपको लगता है कि आपके पास ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, आपको लगता है कि आपके पास न्यायपालिका है, तो आप कुछ भी करेंगे और आपकी पर्चियां इसी तरीके से खुलती रहेंगी। तो राजीव जी ये कमजोरी का सबूत भी मिल रहा है। दतिया की घटना और बांकीपुर की घटना दोनों जो हैं इस तरफ भी राजीव जी संकेत देती हैं कि ऊपर से दिखने वाले चौड़े और मजबूत, चाणक्य और मजबूत, एक अकेला सब पे भारी, अब वो जो है ढलान की तरफ राजीव जी दिखाई पड़ता है, ये तिलिस्म टूटने की तरफ दिखाई जा रहा है। भी ऐसे ही लगता है ये दो घटनाक्रम। और अभी अगर ऐसे ओवरऑल देखा जाए, प्रधानमंत्री जी अब लौट रहे हैं, कल सुबह आ जाएंगे वहाँ से, न्यूजीलैंड से, आज रात को लौट आएंगे। लेकिन और इसके बाद 11 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच बहुत कुछ होना अभी बाकी है, क्योंकि इसी बीच में खबर चल रही थी कि कैबिनेट का विस्तार होना है। अब देखते हैं, अभी तक उसमें भी बवाल मचा हुआ है, कैबिनेट में किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे, कौन सचमुच आए हैं नहीं आए हैं, क्योंकि अभी जो लोग उधर टीएमसी छोड़ के आए हैं वो सचमुच आए हैं कि नहीं आए हैं, पार्टी की मान्यता का क्या होगा, ओम बिरला साहब को क्या फैसला वो देंगे, ये बहुत कुछ है। तो यानी 11 से 19 तक बहुत कुछ होना है। और उसी बीच इधर हम देख रहे हैं कि जंतर मंतर भी चल रहा है, छोटा आंदोलन, लेकिन क्या ये आंदोलन देश को जगाने के लिए काफ़ी है, जंतर मंतर? और दूसरी चीज़, क्या हम अब कल से यानी 12 तारीख से 19 तारीख के बीच देश की सियासत में बड़े बदलाव को देखने जा रहे हैं? मैं किसी ज्योतिषी से बात नहीं कर रहा हूं अंशु जी, मैं आपसे एक प्रोफेशनल और एक पत्रकार होने के नाते ही आपसे सवाल कर रहा हूं। कई लोग कहते हैं कि मैं तो ज्योतिषी नहीं हूं, तो मेरे से ये सवाल क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए मैं यहाँ इसलिए ये डिस्क्लेमर देते हुए, क्या अपने को लगता है कि 19 तक एक बड़े बदलाव की ओर देश जा रहा है? जोशी की आपने जो बात कही, मुझे तो लगता है कि हमारे देश में मतलब राहुल गांधी से बड़े शायद कोई पॉलिटिकल ज्योतिषी नहीं है। इस सरकार के बारे में वो जो कहते हैं वो बिल्कुल अक्षरशः सही होता चला जाता है। बहुत पहले 8-9 साल पहले उन्होंने चौकीदार चोर कहा था, वो राम मंदिर के मामले में बिल्कुल स्पष्ट होता नजर आ रहा है। और ये सरकार अब जिस तरीके से बिल्कुल चारों तरफ से घिरी रही है, मैं तो कह रही हूँ कि विपक्ष के पास बहुत ऐसा मौका है, जिसे कहते हैं ना कि हथौड़ा, मतलब एकदम लोहा गर्म है और हथौड़े का वार कर दो। किस फ्रंट पे ये सरकार नहीं घिरी हुई है? विदेश में तो मुझे लगता है कि अब मोदी जी शायद जाना वो छोड़ देंगे, क्योंकि इस तरीके से घोर इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है। हालांकि रिकॉर्ड इनको बनाना है। अभी न्यूजीलैंड गए तो अंशु जी वो छोड़ देंगे, अभी न्यूजीलैंड गए तो इन्होंने जी हाँ छोड़ देंगे मुझे लगता है, क्योंकि इतनी ज्यादा बेइज्जती हो गई है, इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है भाई, पूरा इंटरनेशनल मीडिया इनके पीछे पड़ाई है। गार्जियन की बात कर रही थी, गार्जियन ने क्या लिखा, अभी आप बात कर रही थी, अवार्ड मिलेगा चले जाएंगे दौड़े। नहीं, अभी तो इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है ना। देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 13 सालों में
81 देश हमारे माननीय मोदी जी हैं वो घूमकर आ गए हैं पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई वर्ल्ड लीडर नहीं है जिसने शासनाध्यक्ष रहते हुए इतनी सारी यात्राएं की है। इससे पहले जर्मन चांसलर जो थी एंजेला मार्केल, उन्हीं के पास ये रिकॉर्ड था, शायद 12 सालों में 79 उन्होंने यात्राएं की थी। अभी तो मोदी जी के बाद बहुत टाइम है, शायद ये सेंचुरी लगा ले, लेकिन अभी जैसी घनघोर बेइज्जती हो रही है, इतनी हिम्मत होगी जो ये रिकॉर्ड और मेडल अब तमगे लेते जा रहे हैं जो इन्हीं के लिए इजाद होते हैं। उससे पहले ना वो बने होते हैं तमगे और ना उसके बाद बनते हैं, और यहाँ तक कि उसमें स्पेलिंग और वर्तनी तक की गलती हो जाती है। तो ये तो मजाक अपना आप खुद उड़ा रहे हो। तो इंटरनेशनल मीडिया को तो आप रोक नहीं सकते, हमारे भारतीय मीडिया को तो आप जरूर रोक सकते हो, लेकिन वहां से जो चीजें सामने आती हैं उनको आप नहीं रोक सकते हो। तो मैं ये मगर बात कर रही हूं कि विपक्ष यहाँ पर इन सारे मौकों को कितना लेने में कामयाब होता है, ये देखने की बात है। देखिए विपक्ष जो है ना, उसमें एकजुटता की कमी है, जिसके लेकर बीजेपी जो है इतनी कमजोरियां, इतने भ्रष्टाचार के आरोप, मतलब आज जितने भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं, ये जो बहुत क्लेम करते हैं पार्टी विद द डिफरेंस, हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करते, आज हर तरह के इनके ऊपर आरोप है। बात यहाँ आप कॉकरोच पार्टी की कर रहे हैं, जंतर मंतर पे पेपर लीक और नीट पेपर की परीक्षा को लेकर बैठे हुए। आज ही एक खबर है जो मैं एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे थे, आज ही राजस्थान में पेपर लीक का इतना बड़ा माफिया, जिसके खिलाफ भाई नोटिस जारी हैं, 1 लाख का इनाम है, उसको, उसके परिवार को, उसके पिता को सरकार वहां पर करोड़ों का 20-30 करोड़ के ठेके दिए जा रहे हैं बजरी खनन के। ये वही राजस्थान है जहां पे जो वो हमारे मिनिस्ट्री हैं उनके ऊपर, भूपेंद्र यादव जी के ऊपर किस तरीके के आरोप लग रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये खेल किस तरीके का है। माफिया, बीजेपी, सरकार, एक नेक्सस। जो पहले कहा जाता था ना कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं, यहां अपराधीकरण की राजनीति, मतलब अपराधी अब पूरे राजनीति के अंदर घुसे हुए हैं। तो ये अब विपक्ष के ऊपर है कि ये सारे मुद्दों को, कितनी चीजें जमा हो चुकी हैं, कैसे उठाएंगे। भाई हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो हमारे शहीदों की शहादत के बारे में पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोल देते हैं। जो महाराष्ट्र के सीएम है, भाई कोई सवाल उठाता है वहां पर किसी रोड या लिंक के बारे में, तो वो कह देते हैं कि सोशल मीडिया पर कुत्ते बोलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं है। किसी भाई यूपी के अब मंत्री से सवाल करते हैं कि सड़क टूटी है, तो कहते हैं जाओ तुम बनवा लो। मतलब अनाप शनाप, इस घमंड की कोई सीमा इनकी नहीं है। भ्रष्टाचार जहां तहां, मतलब चहु ओर, यत्र तत्र सर्वत्र इन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है। सर से लेकर मतलब पैर तक ये पूरी सरकार भ्रष्टाचार में अब आखंड डूबी हुई है। अगर अब भी विपक्ष एक नहीं होता है और इनके खिलाफ मोर्चा नहीं खोलता है, तो ऐसा मौका मुझे नहीं लगता कि इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेकिन अभी बिहार में जो एक बांकुर की छोटी सी एक उपचुनाव की सीट है, वहां पर हम एकता नहीं दिखा पा रहे हैं। क्या जरूरत थी भाई आरजेडी को वहां पर अपने कैंडिडेट खड़ा करने की? आप देते ना मौका प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर सही कह रहे हैं कि मैं एक अकेला भी पहुंच जाऊंगा विधानसभा में, तो जो भाई इनके जितने भी हैं 202 या 204, उन सब पे भारी पड़ जाएगी मेरी आवाज। तो आपको क्या डर है तेजस्वी जी, अगर प्रशांत किशोर पहुंच जाएंगे विधानसभा में, मतलब प्रशांत किशोर ना उभरे वहां पर, इंडिया गठबंधन में नहीं है। इसके लिए आप पूरे विपक्ष को आप मतलब कमजोर करेंगे। क्यों भेज रही हैं जी प्रशांत किशोर को, क्यों भेज रही हैं आप? देखिए उनपे कोई भी कुछ बात कही जाए या कोई चीज कही जाए, आज हमें ये तो मानना पड़ेगा ना कि वो लगातार वहां पर टिके हुए हैं। पहले ऐसी बातें हो रही थी कि 2025 के चुनाव के बाद वो भाग जाएंगे, ये हो जाएगा, वो चले जाएंगे, वो आयातित हैं, वो भाई चुनाव लड़ाते हैं, वो तो मैनेजर हैं, वो मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन वो टिके हुए हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। जनता के जो सरोकार के मुद्दों को उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं, ये हमको मानना पड़ेगा। और अगर अब पहले ये आरोप था कि वो चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने पिछली बार चुनाव से भागते, अब तो वो चुनाव के मैदान में भी आ गए हैं। तो आप हमेशा हर चीज को शक की नजर से करके इन चीजों को, आपको उसको जो फैक्ट है उसके ऊपर आना पड़ेगा। अगर प्रशांत किशोर ये चुनाव वहां पर लड़ रहे हैं अपने दम पर और बिना विपक्ष के सपोर्ट के, हो सकता है उनको पहले कहा गया हो कि आपको सपोर्ट मिलेगा, बाद में आरजेडी ने अपनी मर्जी से बिना कांग्रेस के साथ मंत्रणा किया, उठा दिया। कुछ नहीं कहा गया था, कुछ नहीं कहा गया था। अलग अलग है, अलग अलग है, कहा नहीं। हो सकता है नहीं कहा गया हो, पर मुझे तो नहीं लगता कि अगर प्रशांत किशोर पहुंच जाएंगे तो इससे कुछ ऐसा हो जाएगा कि नुकसान हो जाएगा। विपक्ष तो खुद ही मौका दे रहा है, वो तो खुद भी अगर कहा जाए कि पहुंच जाएंगे, उनमें अगर एकता ही नहीं है
तो आप बीजेपी को वॉक ओवर दे रहे हैं, जबकि उसके लिए तो आज कोई मुश्किल है बागीपुर का चुनाव जीतना, जो हालत बीजेपी ने कर ली है। लेकिन अगर विपक्ष में एकता नहीं है तो आप खुद उनको मौका दे रहे हैं, मुझे तो यही लगता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जयशंकर जी जल्दी क्लोज करते हैं, फिर अमलेंदु जी आपके पास आता हूं क्लोजिंग के लिए। जयशंकर जी, क्या आपको लगता है जरा, क्योंकि अब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, मुख्य मुद्दे में अगर देखा जाए तो जो एक सबसे बड़ा मुद्दा इनके पास सरकार के पास है, डिलिमिटेशन का मुद्दा है, क्या इस बार फिर से डिलिमिटेशन का बिल आते हुए दिखाई देता है? यहाँ से चर्चा तो हो रही है, सरकारी लेवल पे तो चर्चाएं हो रही हैं कि महिला आरक्षण बिल है या ये वन नेशन वन इलेक्शन का बिल है या डिलिमिटेशन का बिल है, इसको ये लोग पास करा सकते हैं। लेकिन गणित अभी तक हो नहीं पा रहा है। राज्यसभा में तो शायद जुट भी जाए तो एक इनकी रणनीति ये हो सकती है कि राज्यसभा में इसको पास करा करके, ताकि वो विधेयक मरे नहीं, मतलब वो बना रहेगा। तो अब लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में पता नहीं ये होता है कि नहीं प्रावधान, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लोकसभा में अभी भी इनका मामला जुट नहीं पा रहा, 361 या 352 जो भी कहा जाए, तो उतने की तो संख्या नहीं बन पा रही, इसलिए देखना पड़ेगा। अब विपक्ष इनकी एक रणनीति ये भी हो सकती है कि हल्ला हंगामा करवाएं और लोगों को निकाल बाहर करवा दें, या लोग बाइकाट करके चले जाएं, उसी बीच में अपना कुछ पास करा लें, जिस तरह से इन्होंने बहुत सारे विधेयक पास कराए थे 2 सितंबर 2023 वगैरह में। तो इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी संदेह हो रहा है। चर्चाएं तो बहुत चला रहे हैं, कर रहे हैं लोगों, इनके लोग संपर्क भी लगे हुए हैं, तोड़ने में जोड़ने में, डीएमके का सपोर्ट किसी लेवल पर भी मिल जाए वो करने में, तो वो तो है। लेकिन दूसरी बात यह है राजीव जी, देखिए असल में संसद में इतने इश्यूज आ जाएंगे इस बार, चाहे वो अयोध्या में राम नाम की जो लूट हुई है, वो मतलब मामूली बात नहीं है। आप इसको जिस तरह से लोग कर रहे हैं, वो लोग हालांकि ढांपने में छिपाने में लगे हुए हैं लोग, लेकिन ये मामूली बात नहीं है। आरएसएस का पूरी तरह से जो भ्रष्ट चेहरा था, सांप्रदायिक चेहरा तो पहले से ही लोग जानते हैं, देखते ही रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट और चोर चेहरा जो है वो पहली बार खुल करके सामने आया हुआ है। जितने लोग हैं उनका चाल चरित्र और चेहरा खुल करके सामने, राजनाथ सिंह जी हों, नितिन गडकरी जी हों, भूपेंद्र यादव जी हों, जितने मंत्रियों के चेहरे हैं, जितने मुख्यमंत्रियों के चेहरे हैं, चाहे वो महाकाल की लूट हो, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम की लूट हो, तो ये सारे इश्यूज आएंगे। फिर छात्रों युवाओं का जो आक्रोश है, उसकी जो अभिव्यक्ति जंतर मंतर पे हो रही है, वो भी एक बड़ा इशू बनेगा संसद के अंदर भी। इस पर भी चर्चा तो जरूर होगी। बेरोजगारी का सवाल है, या और भी इस तरह के कई सवाल हैं। विदेश यात्राएं जो हमारे प्रधानमंत्री की हैं, जिस तरह से छीछा लेदर हो रही है, उसकी भी किसी न किसी लेवल पे अभी अंशु कह रही थी कि शायद अब प्रधानमंत्री जी विदेश जाना छोड़ देंगे, या तो अंशु ठीक से प्रधानमंत्री को हमारे जानती नहीं है। उनका तो है ना कि भाई बदनाम भी तो होंगे तो नाम तो होगा। तो इसलिए क्या आप सोचिए कि ट्रंप ने जितना बेइज्जत हमारे प्रधानमंत्री को किया है और उनके बहाने हमारे देश को किया है, ये तो एक रिकॉर्ड हो सकता है ना। लेकिन उसके बावजूद सरकार हम आपके सामने नतमस्तक है, हुजूर जो आप कहिएगा वही करेंगे। आप कहिएगा रूस से नहीं खरीदेंगे हुजूर, ईरान से कहिएगा ना सर हम नहीं जाएंगे सर, हम नहीं जाएंगे सर। तो ये सब आप कर रहे हैं। आप सोचिए कि मतलब जो आदमी अब वो 35 साल पहले या 25 साल पहले न्यूजीलैंड गए थे साहब, वो 35 साल पहले क्या क्या करते थे आज तक किसी को पता ही नहीं लग पा रहा है। कभी कहते हैं हम तो भीख मांग रहे थे, 30-35 साल तक भीख मांग के जी रहे थे, लेकिन अमेरिका भी घूम रहे थे, अमेरिका के सारे स्टेट्स में घूम आए, वो न्यूजीलैंड गए थे और वहां का मफलर अभी तक उन्होंने सजो के रखा हुआ है। मतलब कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद हम मफलर लेकर जाएंगे और दिखाएंगे साहब देखो ये मफलर जो है हमको 25-30 साल पहले यहाँ के लोगों ने दिया था। तो इस तरह की चीजें उनको जरा सा भी लोक लाज लहाज कुछ होता ही नहीं है। मतलब जितनी गलत बयानी प्रधानमंत्री ने हमारे की है, जितने मूर्खतापूर्ण बातें हमारे प्रधानमंत्री ने कही है पिछले 12-13 वर्षों में, उतना दुनिया में शायद किसी राजनेता ने नहीं किया होगा। लेकिन एक बार भी हमारे प्रधानमंत्री ने कभी रिमोर्स नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि नहीं साहब हमारे लफ्ज गलत चल गए थे, हमारे मुंह से गलत बात निकल गई थी। अब सोचो कि जहां उसी बिहार में जाकर के कह दिया उन्होंने कि साहब तक्षशिला विश्वविद्यालय तो यही बिहार में ही था, और चंद्रगुप्त
गुप्त वंश के चंद्रगुप्त और सिकंदर का दीन इलाही का बेड़ा यहीं पटना के पास गंगा में डूबा था। अब इनको कौन समझाए, लेकिन आज तक एक बार भी उन्होंने कहा नहीं होगा कि हाँ साहब हमारे गलत निकल गया था। या जैसे मान लीजिए हमारे बस्ती मगहर में ही कह दिया साहब यहीं पे गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव, संत कबीर बैठ के एक साथ प्रवचन करते थे। तो अब ये बातें वही कह सकते हैं ना। तो ऐसे आदमी के लिए वो कितना भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको जाएंगे विदेश जाएंगे। और गार्जियन ने कहा ना कि अब तो आप बस एक दिखा दीजिए साहब, हम कंबोडिया लाओस में एक हमारा जो पुरस्कार है वो सिर्फ आप ही के नाम रिजर्व है, तो दौड़े चले जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो इसलिए उनके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। दूसरी बात और भी है ना कि साथ में अडानी का आर्थिक साम्राज्य भी तो विस्तार करना है। बिल्कुल, जहां भी जाएंगे वहां उसके लिए भी तो काम करना होगा, उसके लिए ठेके, लाइसेंस और ये टेंडर फेंडर जो कुछ भी होगा वहां की कंपनियों को खरीदना, ये सब करना, ये भी उनके एजेंडे में शामिल है। तो उसे छोड़ नहीं सकते, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। और तीसरी बात यह है, जैसे अंशु आप कह रही थी उससे थोड़ा मैं अपने को डिसएग्री कर रहा हूँ। बांकीपुर वाले चुनाव में देखिए प्रशांत किशोर एक अच्छे वक्ता के रूप में उभरे हैं, जननेता के रूप में उभरे हैं, काफी अच्छा उन्होंने एक बनाया है और छोड़कर मैदान नहीं जा रहे हैं। लेकिन अभी भी उनके ऊपर संदेह की सुई लगी हुई है कि कब वो क्या करेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर उनमें होता कि हमको लड़ना है मोदी सरकार के खिलाफ या सम्राट चौधरी के सरकार के खिलाफ, सम्राट के खिलाफ तो उन्होंने इतना अभियान चलाया कि उसकी डिग्री फर्जी है, वो मर्डर के केस में अक्यूज्ड है, जेल गया था, सब कुछ हुआ था। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तो उसकी एक बार सुनी नहीं। तो आपने कभी नेशनल नेतृत्व के खिलाफ तो कुछ बोला नहीं, उस ढंग से किया नहीं। और अगर आपको लड़ना है इन दोनों से तो आपको इंडिया अलायंस में शामिल होने की गुहार लगानी चाहिए थी। और या तो फिर दूसरा यह है कि आपको तेजस्वी यादव से या लालू यादव से या कांग्रेस के लोगों से वहां बात करनी चाहिए थी कि भाई बांकीपुर का इलेक्शन एक सिंबॉलिक इलेक्शन हो रहा है, तो इसमें हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। अब आप एक बयान दे रहे हैं, आप इतने बड़े नेता तो नहीं हो गए हैं भाई, आपके सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी चुनाव में, तो आप बयान दे रहे हैं कि नहीं आरजेडी को हमारा सपोर्ट करना चाहिए, तो कांग्रेस को हमारा ये करना चाहिए। अरे भैया उसके लिए आप एक बार आपस में लोगों से बात करिए, मिलिए जुलिए और इंडिया अलायंस की मेंबरशिप लीजिए, उसमें जाइए कि हाँ हम भी शामिल हैं, सारे धरने प्रदर्शन लड़ाई में हम आपके साथ रहेंगे और हमारा वादा है। तो पहले अपनी क्रेडिबिलिटी तो बनाइए। हमारी भी यही राय है कि वहां विपक्ष का एक ही उम्मीदवार होना चाहिए बांकीपुर में, और अगर एक उम्मीदवार हो गया तो पक्का मानिए कि बीजेपी वहां से चुनाव जीत नहीं पाएगी। बिल्कुल सही, उनका राजनीतिक जातिगत समीकरण सब कुछ है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। ऐसे तरीका नहीं होता है कि हमने तो तय कर लिया कि फॉलो मी। ये जो इंडिविजुअलिस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है राजनीति में कि भाई मैं हूं बस, मैं जो कह रहा हूं, भैया तो आप में मोदी में क्या फर्क है, या मोदी में और केजरीवाल में क्या फर्क है। राइट। तो अगर इसी तरह की राजनीति चलानी है तो फिर तो कोई इसका मतलब नहीं है ना। फिर तो ठीक है, जब चल रहा है तो आपको बदलना होगा। नहीं, हम इसको बदलेंगे, हम इस धरने को डेमोक्रेटिक सेटअप देंगे, उस डेमोक्रेटिक सेटअप के आधार पे राजनीति करेंगे, लड़ेंगे, लड़ाएंगे, जो भी करेंगे। तो ये इसकी जरूरत तो पड़ेगी। लेकिन ठीक है राजीव जी, आने वाले दिनों में इनका थोड़ा सा संकट तो बढ़ेगा। अब वही है कि अगर विपक्ष की एकजुटता संसद से लेकर सड़क तक दिखाई देती तो दिखाई देगी, तब तो बात बनेगी। जैसे जंतर मंतर पे भी हो रहा है बिना किसी सख्त सुबह के। हम कह रहे मान लीजिए हो सकता है कल को अभिजीत दीप के किसी का एजेंट हो जाए, सोनम वांगचुक किसी के साथ समझौते में चले जाए, लेकिन आंदोलन तो रहेगा, छात्र और युवाओं की समस्या तो रहेगी। उसमें हमको लगता है कि राहुल गांधी को भी पहल करनी चाहिए, विपक्षी और नेताओं को भी पहल करनी चाहिए वहां जा करके। और नहीं कुछ होता है तो सोनम वांगचुक से कहिए भैया ये सरकार जो है गूंगी भरी है, ये हमारी सरकार नहीं है। जो हमारी सरकार ने जिस तरह से मनमोहन सिंह ने की सरकार ने अन्ना हजारे का अनशन तोड़वा दिया था, उनकी मांगों पर संसद में संकल्प पारित कर दिया था, ये सरकार नहीं सुनने वाली है। आप जीवित रहिए और ये खाना खाइए या पानी पीजिए, अनशन तोड़िए। मेरे ख्याल से इस तरह का कुछ न कुछ स्टेप कुछ करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, समय बीत चुका है, 6 मिनट ज़्यादा ले चुका हूँ। अमलेंदु जी 1 मिनट में ज़रा ये बताइए कि क्या आने वाला समय देश के लिए कठिन है या मोदी सरकार के लिए कठिन है? राजीव जी देखिए, देश तो पिछले 12 साल से कठिन समय झेल ही रहा है और देश के लिए और कठिन समय और आता जाएगा। अगर सरकार ये ज्यादा लंबी चलती है तो देश के लिए कठिन समय बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कठिन समय मोदी जी और मोदी जी की सरकार के लिए भी राजीव जी अब आ रहा है।
मतलब 12 साल तक जो आपने अच्छे दिन अपने गुजारे हैं, वो अच्छे दिन अब कठिन दिनों में बदलने वाले हैं, ये दिखाई पड़ता है। भले ही आप जुगाड़ करके और कानून पास कराने की कोशिशें करें, वो तो आपकी कोशिशें वो होती रहेंगी। और राजीव जी, हर दिया बुझने से मतलब पहले जो है उसकी लौ फड़फड़ाता तेज है। जरूर होती है, तो वो फड़फड़ाता फड़फड़ाते है। हैं, तो वो फड़फड़ाहट आपकी दिखाई पड़ रही है। और आपको भी लग रहा है कि आपका दिया बुझने वाला है, तो फड़फड़ाहट जो दिखाई पड़ रही है सांसदों को तोड़ने में, क्रैकडाउन करने में, इन सब चीजों में। लेकिन ये समस्याएं अब बढ़ेंगी और देश अब जो है राजीव जी, जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि तैयार हो रहा है कि मोदी जी अब बस बहुत हो गया, प्रणाम नमस्ते सदावत्सले, और आप जाइए यहाँ से, घर को वापस जाइए, देश को आप रिहा कीजिए। मुझे लगता है जी, राजीव जी अब देश में इस तरीके का माहौल बन रहा है। बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, बहुत शुक्रिया अंशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, उनका भी, उधर इकरार जुड़े थे सीधे जंतर मंतर से, उनका भी शुक्रिया। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दानापुर पटना बिहार से, SKU जुड़े हुए हैं, लुइस मस्करिनी साहब जुड़े हुए हमारे साथ, और आलम मोहम्मद साहब जुड़े हुए हैं, और सबीर शेख साहब, राजकुमार थपड़ियार और महावीर चंद नाहर जी जुड़े हुए हैं। तमाम साथियों, इस चर्चा को, नरसिंह कुंदलवाल साहब, इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, और कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसे पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।